ठीक है, अभी दिख रहा होगा सबको। हाँ, अभी पीसी में भी एक्सेस दे दिया गया, भूल गया था मैं उस टाइम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑक्सीजन बैलेंस किधर गया, ये 47, क्वेश्चन नंबर 47 है। ठीक है, तो दिख ही रहा होगा। तो ऑक्सीजन बैलेंस इक्वेशन फॉर एक्सप्लोजिव एएनएफओ इज गिवन बिलो। इसमें अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और उसका जो रिएक्शन है कंप्लीट दे रखा है। एक जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं, उसको भी जो आ रखा है, ताकि आपको दोनों में कंपैरिजन करते समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चंस है जो इस पर से बने हैं। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। एक किधर गायब हो गया भाई, 2019 का था ना। हाँ, 19 में तो नहीं दिख रहा है। हाँ, ये है एक क्वेश्चन, ये है। इसमें भी एक्सप्लोजिव मिक्सचर 80 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ये आपको दे रखा था, इसको भी ले चलते हैं। ठीक, ठीक है जी बात। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये जो क्वेश्चन था गेट 2019 का, इस क्वेश्चन के अंदर में आपने क्या करना था, इक्वेशन बनाना था अपने से। अमोनियम नाइट्रेट इसमें भी दे रखा है, फ्यूल ऑयल इसमें भी दे रखा है। तो इस वाले क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा वर्क था आपका, क्या करना था, आपने रिएक्शन खुद से बनाने का था। तो रिएक्शन बनाते कैसे, उसके लिए बेसिक सा चीज क्या, वैसे केमिस्ट्री का पोर्शन है, लेकिन वो भी हम हल्का सा बता देंगे, बहुत ज्यादा डीप ना जाकर के, इतना बता देंगे कि हमारा काम चल जाए कि ये रिएक्शन को हम कंप्लीट कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या चीजें जो ध्यान में रखेंगे। और अगर हम बात करें ये वाला क्वेश्चन जो कब का है, गेट 2022 का है, तो इस वाले चीज के लिए क्या है जो हमने ध्यान में रखना है, किस तरह से सॉल्व करना है, ये हम देखते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन देखने के बाद फिर अपन रेगुलर क्लास के अंदर में आ जाएंगे, जो पीवाईक्यूज का हम देख रहे हैं 2023 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्या दिया है आपको, द ऑक्सीजन बैलेंस इक्वेशन फॉर एक्सप्लोजिव एएनएफओ गिवन इज गिवन बिलो। आपको एक ऑक्सीजन बैलेंस इक्वेशन दे रखा है, जिसके अंदर में क्या है, अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल, CH2 क्या हुआ आपका, फ्यूल ऑयल, और ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होने के बाद में क्या आया, 7H2O, CO2 और 3 जो मोल है वो नाइट्रोजन के। ये बेसिकली आपका रिएक्शन दे रखा है। अब जब आप क्वेश्चन में देखते हैं तो क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या दिखता है कि क्वेश्चन में आपको बता रखा है सर, 100 लीटर फ्यूल ऑयल हैविंग डेंसिटी 850 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर में कितना फ्यूल ऑयल यूज हो रहा है, 100 लीटर फ्यूल ऑयल यूज हो रहा है। अमाउंट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट टू बी मिक्स्ड इन केजी इज, अगर आप 100 लीटर फ्यूल ऑयल मिला रहे हैं, 100 लीटर फ्यूल ऑयल मिला रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर में आपने कितने अमाउंट में अमोनियम नाइट्रेट मिलाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। पूछा क्या गया ये आपको समझ में आ गया। तो दो तीन चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखना है। क्या निकालना है, सबसे पहले तो आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है अमोनियम नाइट्रेट का, और मॉलिक्यूलर वेट निकालना है फ्यूल ऑयल का। क्या होता है सर मॉलिक्यूलर वेट, molecular weight of NH4NO3
3। जब आप मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो आपने पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। ये चीज आपने पता होना चाहिए, छोटा सा चीज है, सबका याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लोजिव के अंदर में यही सारी चीजें हैं जो आपको देखने मिलेगा। तो एटलीस्ट आपने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का याद रख लीजिएगा कि ऑक्सीजन बैलेंस का अगर इक्वेशन आए तो आपको एटलीस्ट इनके पता हो। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है सर, 14। कितना नाइट्रोजन है, एक और दो, दो नाइट्रोजन यूज हुआ है तो मल्टीप्लाइड बाय 2। हाइड्रोजन का कितना होता है सर, 4, सॉरी एक होता है, और कितना हाइड्रोजन यूज हुआ है, 4 बार, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। हाइड्रोजन कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, 1। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है सर, 16। कितना ऑक्सीजन है, 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो ये आएगा 80 ग्राम्स। ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट निकल आया किसका, अमोनियम नाइट्रेट का। कहीं कोई दिक्कत होगा भाई मैसेज करके बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, जो कि इस साल आने वाला है, बात हो चुका है, ठीक है, 22 में आया था, 23 छोड़ दीजिए, 24 में फिर से आने वाला है, आराम से आपसे बनना चाहिए, कहीं कोई ज्यादा समस्या नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया सर अमोनियम नाइट्रेट का, तो चलिए फ्यूल ऑयल का भी निकाल लेते हैं। फ्यूल ऑयल क्या है सर, CH2 फ्यूल ऑयल है। तो आप सभी ने पता होना चाहिए कि कार्बन का कितना होता है, 12, प्लस हाइड्रोजन का 2 पता है, सॉरी 1 पता है और 2 हाइड्रोजन है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 14 ग्राम। ये हमारा निकल आया फ्यूल ऑयल का मॉलिक्यूलर वेट। अब खेला यहां से है, कोई एक ने निकाल लिया 80 14, क्या बता रहे हैं भाई, गेट 2022 आंसर बता रहे हैं क्या, आंसर है 1457.14 जो है आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा ये मॉलिक्यूलर वेट दोनों को बता रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सबने ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहां से एक्चुअल आपका वर्क है, यहां से एक्चुअल आपका काम है कि क्या आपको दिया है सर 100 लीटर, अच्छा इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, 100 लीटर जो है उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100, 1 लीटर आपको पता है क्या, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ये सबको पता होगा। ठीक है, ये सबको पता होगा। ऐसे में 100 लीटर को अगर हम किस में कन्वर्ट करें, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। और अगर केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो 850 केजी से 50 केजी पर मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेसिकली जो फ्यूल ऑयल है वो केजी में आप निकाल लेंगे, देख लीजिए 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यानी 85 केजी। इतना क्या यूज हो रहा है, फ्यूल ऑयल यूज हो रहा है। फ्यूल ऑयल केजी में इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितना यूज हो रहा है, 85 केजी यूज हो रहा है। अब यहां से हाँ ठीक है, 85 केजी यूज हो रहा है। एक मोल जो फ्यूल ऑयल है उसका वेट कितना है सर, 14 ग्राम्स। एक मोल फ्यूल ऑयल का वेट कितना है, 14 ग्राम्स। यानी हम बोल सकते अगर, और टोटल कितना यूज हो रहा है, 85 ग्राम। यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हम बोलना चाहे, अगर इस चाहे तो आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि आपने इस तरह के क्वेश्चंस में लगभग यही चीज है, पिछले अगले क्वेश्चन में भी यही चीज है जो ध्यान में आपको रखना है, जो दिया है और एक्चुअल में इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम जो केमिकल फॉर्मूला उससे निकालें तो कितना आ रहा है, उन दोनों के रेशियो को निकाल के चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें भी यही चीज देखना है। तो यूज कितना हो रहा है सर, 85 केजी यूज हो रहा है, और एक मोल का जो वेट होता है वो होता है 14 ग्राम। यानी हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितना मोल यूज हो रहा होगा। ठीक है, CH4 85 डिवाइडेड बाय 14 यानी ये आएगा 6.071 टाइम्स बोल दो या फिर मोल बोल दो।
मोल बोलना सही नहीं है, इतना टाइम यूज हो रहा है बोल दो, ठीक है। तो अगर एक जो मोल है वो 14 ग्राम का है और टोटल जो कंजप्शन कितना हो रहा है 85 केजी यूज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर में कितना 6.07 टाइम्स CH4 यूज हो रहा है। जब आप 6.07 टाइम्स CH4 यूज करेंगे, 6.07 टाइम्स CH4 यूज करेंगे, तो आपका जो अमोनियम नाइट्रेट है वो भी 6.07 टाइम्स यूज होगा। जब आप इसको 6.07 यूज कर रहे हैं तो अमोनियम नाइट्रेट भी 6.07 यूज होगा। अब यहां से आप निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट टू बी मिक्स्ड इन केजी। लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट मिक्स्ड इन kg will be equal to 6.071 multiplied by 3 multiplied by 80 kg। ठीक है, ये निकल के आएगा, कितना बताया था, 1457.14 kg। ये आपका आंसर है। ये क्या किया, ये आपको समझ में आया कि नहीं ये बता दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व है, 14 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। क्या बोल रहे हैं गुरु? ठीक है, कहीं गड़बड़ है? CH4 14 ग्राम, केजी को ग्राम और ग्राम केजी में ले सकते हैं भाई, ऑक्सीजन बैलेंस में लीगल है सब। ये यूनिट कैसे लिए? केजी, ये केजी में होता है क्या यार? केजी में लिख लो भाई, कंफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, क्लियर है? हाँ, मॉलिक्यूलर वेट केजी में लिख लीजिए। अगर ये आपको दे दिया रहता ग्राम में तो ग्राम में कर लेते, कोई उससे दिक्कत नहीं है यार। ये प्रोसीजर समझ में आया कि नहीं आया? आंसर भी वही आएगा। ठीक है, क्लियर है? केजी में कर लीजिए, ये जो आया है वो केजी में है। ठीक है, केजी में है, ये भी केजी में। दोबारा बताना है, कौन एक बोल रहा है शॉर्ट में बताओ करके। चलो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, अगर कोई कंफ्यूजन है दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, ये बनना चाहिए भाई, छोड़ के नहीं चलना। अरे सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड छोड़ के मत चलिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, एकदम आसान सा चीज है। क्या करा हमने, ये तो निकालने सबको आता है, ये तो निकालने आपको सबको आता है। केजी में निकाल लीजिए, अगर ग्राम में करना है ग्राम में कर लीजिए, केजी में करना, क्योंकि आगे का आपका प्रोसीजर अगर केजी में दे रखा है कोई नहीं, केजी में कर लीजिए। ठीक है, अब हमने क्या करा, फिर उसको रेशियो में ले लिया कि अगर 85 केजी यूज हो रहा है टोटल फ्यूल ऑयल, और एक मोल का जो है आता है, कितना आता है, 14 केजी आता है, मतलब 6.07 टाइम्स जो है यूज हो रहा है। तो 6.07 टाइम अगर फ्यूल ऑयल यूज हो रहा है तो उतना ही टाइम कौन सा यूज होगा, आपका अमोनियम नाइट्रेट यूज होगा, और उसका भी 3 मोल है, मल्टीप्लाई करके निकाल लिए, कहीं कोई समस्या नहीं। 3 कहां से आ गया, ये 3 दिया ना यार, ये 1 था तो एक ही बार यूज किया, यहां पे 3 दिया है, 3 अमोनियम नाइट्रेट है। ठीक है, 3 वैलेंस अमोनियम। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए। मेरे ख्याल से अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट बच गया होगा तो इस क्वेश्चन के बाद में क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है।
क्या एक्स्ट्रा काम है, देखिए ध्यान से। क्या दिया है आपको, सेम है। अब मतलब ये जो आपका ऑक्सीजन बैलेंस इक्वेशन है, अभी ठीक है, अगर पिछला वाला बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा तभी अभी इधर फोकस कर लीजिए, उधर से दिमाग हटा दीजिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से आया होगा, नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। ऑक्सीजन बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, NH4 NO3 प्लस क्या है, C10H20। अब इधर क्या आएगा, ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों साल में तो सेम क्वेश्चन दे दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आगे भी सेम ऑक्सीजन बैलेंस दे, आगे भी सेम ऑक्सीजन बैलेंस इक्वेशन दे, कोई जरूरी नहीं है। जैसे आपको ANFO के केस में दिया है, मान लो स्लरी के केस में देगा, इमल्सन के केस में देगा, तो उस कंडीशन में आपका इक्वेशन चेंज हो सकता है। अभी ये दोनों ही टाइम में आपको ANFO का दिया तो इक्वेशन सेम बन रहा है, बट जरूरी नहीं है। तो आपने बेसिक सा चीज पता होना चाहिए कि जब भी आपको ऑक्सीजन ये जो लेफ्ट हैंड साइड को बैलेंस करना है तो करना क्या है। जब भी आपको लेफ्ट हैंड साइड को बैलेंस करना है तो एक दो बातें हैं जो आपने एकदम क्लियर कट ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। जहां कहीं भी लेफ्ट हैंड साइड में आपको कार्बन दिख रहा है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड में CO2 में, लिख के रख लीजिए, ठीक है। कार्बन दिख रहा है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, CO2 में। हाइड्रोजन जो दिख रहा है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए H2O में, किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, H2O में कन्वर्ट कर दीजिए। और क्या दिया है, अगर कोई सल्फर दिख रहा है तो उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए SO2 में। अगर कोई मेटल दिख रहा है, अगर कोई मेटल दिख रहा है तो उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए मेटालिक आयन में, मेटालिक ऑक्साइड में, ऑक्साइड में। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी आपको क्या करना रहे, बैलेंस करना रहे इक्वेशन को, ठीक है, क्लियर है यहां तक की बातें। अब इस चीज को अप्लाई करेंगे अपन इसमें। उसको अप्लाई करने से पहले एक बार वापस से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगा ही मॉलिक्यूलर वेट का। क्या हो गया भाई, ठीक है। तो ये रिएक्शन रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा वो लगभग हमको अंदाजा लग गया है, लेकिन उसके पहले हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं कि ये हमारा जो है वो कितना, जैसे उसमें हमने निकाला था कितना मोल यूज हो रहा है। देखो आंसर भी आ गया लोगों का 32 डेफिशिएंट, ठीक है, बढ़िया है। आराम आराम से करते हैं, कोई ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं है भाई, क्वेश्चन बनना चाहिए इस क्लास के बाद में। ऑक्सीजन बैलेंस वाले क्वेश्चन किसी से भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक तो हमको क्या दिया है सर, हाँ, अमोनियम नाइट्रेट का फिर से क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, जैसा पिछला क्वेश्चन में आपने निकाला था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH4NO3। वापस से सारा लिखने की जरूरत नहीं, 80 ग्राम आया था तो इसमें भी 80 ग्राम आएगा। अभी कंफ्यूजन हो रहा था तो केजी में लिख लीजिए, ठीक है। अब की बार ग्राम में ही दिया इस वाले क्वेश्चन में, तो ग्राम में ही लिखिए, ग्राम में ही लिखिए, ठीक है। ग्राम, इस क्वेश्चन में ग्राम में दिया है। अभी सिमिलरली आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे किसका, C10H20 का। C10H20 का आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, ये कितना आएगा, 14 आया था उसमें, 14 आया था उसमें, लेकिन 10 और 20 आप C जो था उसमें 10 मल्टीप्लीकेशन, चलो लिख ही लेते हैं भाई, इतना क्यों लोड लेना है। 12, कार्बन का 12 होता है सर, 10 बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस हाइड्रोजन का सर होता है 1 और 20 बार है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 140 ग्राम्स, 140 ग्राम्स। अब खेला यहां पे है, अब खेला यहां पे है कि सर ये दिया है 140 ग्राम निकल के आ रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का लेके चल रहे हैं, तो सर इस पर्टिकुलर रिएक्शन को लेके चल रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया है फ्यूल ऑयल, तो कितना आ रहा है, 140 ग्राम आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमको लिख के दिया है कि फ्यूल ऑयल 14 ग्राम यूज हो रहा है।
फ्यूल ऑयल कितना यूज हो रहा है? 14 ग्राम यूज हो रहा है। यानी हम लिख सकते हैं क्या? पूरा स्क्रीन नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ तो रहा है यार। अब ठीक है? अब ठीक होगा, ठीक है। तो ये आ रहा है सर 140 ग्राम, लेकिन हमको दिया है 14 ग्राम। यानी हम बोल सकते हैं क्या सर, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि CH4 का मॉलिक्यूलर वेट 140, मतलब C10H20 का, चाहे तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हो भाई, क्योंकि अभी तो याद आ रही चीजें, बाद में हो सकता है भूल जाओ। तो क्या है कि C10H20 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सर? 140 ग्राम होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन में 14 ग्राम फ्यूल ऑयल मिक्स किया गया है। क्वेश्चन में 14 ग्राम फ्यूल ऑयल मिक्स किया गया है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि 1/10 मोल, 1/10 मोल C10H20, 1/10 मोल C10H20 ही रिएक्शन में यूटिलाइज होगा, ही रिएक्शन में यूटिलाइज होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा होगा, ये बात सबको समझ में आ रहा होगा। अगर 1/10 यूटिलाइज होगा, मतलब यहां पे लिख दूं क्या सर? 1/10। अब रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिए, अब रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिए। कितना नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को यथावत लिख दीजिए। कार्बन कितना है? C10 है, 10 से 10 कट जाएगा, यानी कार्बन एक ही है, तो उसको मैं लिख दूंगा CO2, उसको मैं लिख दूंगा CO2। अभी देखिए हाइड्रोजन 20 है, 10 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2, और यहां पर 4, यानी कितना हाइड्रोजन है सर? 6 हाइड्रोजन है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? 20 हाइड्रोजन, 10 से अगर भाग देंगे कितना हो जाएगा? 2 यहां पे और यहां पे 4, यानी 6। तो हाइड्रोजन कैसे लिख सकता हूं? 3H2। और यहां पे हमको, क्योंकि हाइड्रोजन जो है 3H2 तो नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। मैंने लिख रखा है ना इधर, जो भी हाइड्रोजन दिया है उसको क्या लिखना है, क्या बनाना है? H2O बनाना है। मेरे ख्याल से आप देख सक रहे हैं हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। इस पूरे क्वेश्चन में मेहनत का काम बस इतना ही था, मेहनत का काम बस इतना ही था। अब आप देखिए कि राइट हैंड साइड में जब हम देख रहे हैं, राइट हैंड साइड में जब हम देख रहे हैं तो कितना ऑक्सीजन है? यहां हो गया 3 और यहां पे हो गया 1, ठीक है? 3 और 1 यानी 16 गुणित 4 कितना हो जाएगा? 4 7 चौक, सॉरी 6 चौक 24। गड़बड़ है कुछ? तीन ही है ना यार, ये ऑक्सीजन थोड़ी है, 20 है, कैसे कर रहे हो? हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 16 16 बचे 16 थी 48, 48 ग्राम किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में। जबकि हम राइट साइड में बात करें, रिएक्शन के राइट साइड में बात करें तो कितना ऑक्सीजन है? 2 और 3 5, मतलब 16 गुणित 5 कितना हो जाएगा? 80, 8 पंचे 40 का शून्य है ना, 80 ग्राम। राइट साइड में आ रहा है 80 ग्राम, लेफ्ट साइड में लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है? 48 ग्राम ही अवेलेबल है। तो कितना ऑक्सीजन डेफिशिएट है? ठीक है, ये अवेलेबल हो गया, अवेलेबल हो गया, और ये रिक्वायर्ड ऑक्सीजन हो गया। लिख लीजिएगा चाहे तो, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन डेफिशिएट कितना हो जाएगा? 80 माइनस 48 यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन की कमी है। 32 ग्राम ऑक्सीजन की कमी है। 20 लिखा है, उसको मैं ऑक्सीजन पढ़ लिया था। बताओ किसी को कोई समस्या है भाई? ये हमने काम करा, रिएक्शन में देखा सर, लेफ्ट साइड में 3 ऑक्सीजन था, राइट साइड में 5 ऑक्सीजन था। एक ऑक्सीजन जो होता है वो 16 ग्राम का होता है। एक ऑक्सीजन कितने ग्राम का होता है? 16 ग्राम का होता है। तो 16 तिया 48 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल था। लेकिन राइट साइड में हम देख रहे हैं कितना है? 5 ऑक्सीजन है, यानी 80 ग्राम है। तो रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कमी कितने की है? 32 ग्राम की कमी है। क्लियर है बात? क्लियर है? कहीं कोई समस्या है जानने में, समझने में? तो ये बेसिकली आपके ऑक्सीजन बैलेंस वाले क्वेश्चन हुए। बताओ, अगर कोई समस्या है दोबारा बताना है, मुझे बताने में कोई ऐतराज नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूं अगर मैंने क्लास लिया है,
और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो हर किसी से बनना चाहिए। मुझे दोबारा तिबारा चौबारा जितने बार भी बताना पड़े तो बताने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक है बेसिकली। एक बार और समझा दीजिए, ठीक है, बता देंगे, है ना, एक बार फिर से, ठीक है। चलो देखो, इसमें बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में हमको दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिले। एक तो क्वेश्चन मिला जहां पे हमको रिएक्शन दे रखा था, जो पिछला क्वेश्चन था, रिएक्शन दे रखा था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो मिला जहां पे रिएक्शन नहीं दे रखा था, तो रिएक्शन हमको निकालने का जरूरत पड़ा। कोई भी टाइप रहे, सबसे पहला आप काम क्या कर लीजिएगा, जो जो चीज आपको दे रखा है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है और फ्यूल ऑयल है, उसका वेट आप निकाल लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में वेट का तो जरूरत पड़बे करेगा, ठीक है, बता देते हैं, इसी क्वेश्चन को पहले समझाते। तो वेट का जरूरत तो आपको पड़बे करेगा किसी भी क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम हमने करा मॉलिक्यूलर वेट निकालने का। एक तो अमोनियम नाइट्रेट का NH4NO3, ये मेरे ख्याल से सबको निकालने आ गया होगा, अगर इसको बताना बता सक रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो हमने जो प्लस किया, नाइट्रोजन का हो गया 14, हाइड्रोजन का हो गया 4, ऐसे करके जो हमने करा, ये सबको समझ में आया होगा। ये कितना आया सर, 80 ग्राम। ग्राम में दिया तो ग्राम में, केजी में दिया तो केजी में कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया, क्या मॉलिक्यूलर वेट इसका निकाला। वैसे फ्यूल ऑयल का भी निकाल लिया, H20। ये कितना दिया था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्यूल ऑयल का कितना हमने निकाल लिया, इन CH2 का होता था 14, तो इसका कितना हो जाएगा 140। आराम से निकाल पाएंगे, इतना तो समझ में आता ही होगा, ठीक है। तो ये हमने पहले कर लिया सर, कि हमने दोनों का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। ये किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला काम हुआ। अब ये देखने के बाद हमको समझ में आया कि जो हमारा फ्यूल ऑयल है C10H20 है, वो आ रहा है 140 ग्राम, वो आ रहा है 140 ग्राम, लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया है 14 ग्राम है। यानी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर में कितना ग्राम जो फ्यूल ऑयल यूज हो रहा है, 14 ग्राम यूज हो रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं सर, कितना मोल जो है फ्यूल ऑयल यूज हो रहा है, ठीक है, 1/10 मोल यूज हो रहा है। C10H20 कितना मोल यूज हो रहा है, 1/10 यूज हो रहा है। कैसे, देखिए आपका 14 ग्राम दिया है और इसको निकालना है 140 ग्राम। तो 14 ग्राम करने के लिए क्या करूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा। ऐसे आप समझ लीजिए बचपन वाला खेल ऐसे, कि अगर आपको 140 ग्राम है, उसको 14 बनाना है, तो कैसे करोगे, 10 से डिवाइड करोगे। वही 10 से डिवाइड करने का मैंने काम करा है। तो बेसिकली जो रिएक्शन निकल के आता है, फिर इधर ही लिख लूं, तो जो रिएक्शन निकल के आता है NH4NO3 NH4NO3 प्लस प्लस C10H20, ये क्वेश्चन में जो रिएक्शन दे रखा था, वो निकल के क्या आ जाएगा, 1/10। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितना हिस्सा यूज हो रहा है, 1/10वां हिस्सा ही यूज हो रहा है। ये मेन काम था इतना करने का। अब उसके बाद में इस चीज को ध्यान में रख के कि अगर जहां कहीं भी C दिख रहा है, मतलब कार्बन दिख रहा है, उसको आप CO2 में कन्वर्ट कर दीजिए, और जहां कहीं भी हाइड्रोजन दिख रहा है, उसको वाटर में कन्वर्ट कर दीजिए, H2O में, है ना। नाइट्रोजन को तो नाइट्रोजन में ही रख दीजिए, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में है कितना, 4 और 2 6, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ये रिएक्शन बनाने का काम हो गया। जब हमने इतना करा, उसके बाद में हमने देखा ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी पूछा है, तो आप लेफ्ट साइड में आप देखेंगे अवेलेबल ऑक्सीजन, जब आप देखेंगे अवेलेबल ऑक्सीजन, जब आप देखेंगे तो अवेलेबल ऑक्सीजन कितना है, यहां पे 3 ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूं उसके मॉलिक्यूलर वेट से, तो 16 तिया 48 ग्राम ऑक्सीजन अवेलेबल है। रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितना है, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितना है, राइट साइड में देखिए, 2 और 3 5, 5 गुणित 16 यानी 80 ग्राम रिक्वायर्ड है, 80 ग्राम रिक्वायर्ड है। तो डेफिशिएंसी कितना है, डेफिशिएंसी ऑक्सीजन का कितना है, 80 माइनस 48 यानी 32 ग्राम डेफिशिएंसी है, 32 ग्राम का डेफिशिएंसी है। समझ में आया, समझ में आया। ये काम पहले किया। अगर मैं पिछले क्वेश्चन में जाऊं,
अगर मैं पिछले क्वेश्चन में जाऊं, तो आंख मूंद के सबसे पहला काम दोनों का क्या निकाल लीजिए आप, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। इसका आ गया 80 ग्राम और CH2 का आ गया 14 ग्राम। ये तो आप निकाल लेंगे सबसे पहला, अगर कहीं भी क्वेश्चन दिया है तो। और हमको क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि CH2 कितना है, 100 लीटर है। 100 लीटर है। 1 लीटर को अगर आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3 होता है। 10 टू द पावर -3 होता है। और जो है डेंसिटी इसका दे रखा है 850, यानी 85 kg निकल आएगा। 85 kg निकल आएगा। ठीक है जी बात। यहां पे इसको बैलेंस करने के लिए इसको केजी में ही रखिए। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या है सर कि 85 kg जो है, 85 kg क्या यूज हो रहा है, फ्यूल ऑयल यूज हो रहा है। 85 kg फ्यूल ऑयल यूज हो रहा है। और लेकिन हमको जो एक्चुअल में जो होता है फ्यूल ऑयल कितना होता है, 14 kg होता है। यानी कितना टाइम्स यूज हो रहा है, कितना टाइम्स CH2 यूज हो रहा है, 85 डिवाइडेड बाय 14, यानी 6.071 टाइम्स क्या यूज हो रहा है, CH2 यूज हो रहा है। CH2 यूज हो रहा है। तो पूरे रिएक्शन को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरे रिएक्शन को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे सॉल्व कर लिया। क्लियर है जी बात। जैसे इसका निकाला, फिर वापस से फिर NH4 का 80 तो दिया था, उसमें मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.071 हमारा आंसर निकला है। क्लियर है। एक बार आप खुद से, और किसी को कोई समस्या है? ठीक है, चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो PYQs जो अपन डिस्कस करने के लिए बेसिकली जो क्लास है, ये एक्सप्लोजिव बैलेंस वाला हो गया। एक और है जो क्लास पे छूटा हुआ था। हो गया ना यार, बताओ कौन था जिनको समस्या था? रजनीश, क्लियर है भाई? और एक कौन था? रजनीश को ही समस्या था। ठीक है, बन जाएगा। एक बार आप लोग खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। अगला जो टॉपिक रेगुलर क्लास के अंदर में बाकी रह गया था, PV डायग्राम वाला, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम जो था वो बच गया था, तो उसका क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है जो आया था, इस पर बेस्ड। कब आया था? गेट 2019 पे, जहां पे आपको PV डायग्राम दे रखा था 3 एक्सप्लोजिव का, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दे रखा था 3 एक्सप्लोजिव का। द प्रिफर्ड एक्सप्लोजिव फॉर एडिक्वेट फ्रेगमेंटेशन इन रॉक, इन हार्ड एंड ब्रिटल रॉक, ये आपको पूछा था। एक हार्ड और ब्रिटल रॉक के अंदर में कौन सा आप एक्सप्लोजिव यूज करेंगे, और जो 4 अलग अलग टाइप के एक्सप्लोजिव उसका PV डायग्राम दे रखा था। ठीक है, तो एक हल्का सा आइडिया मैं आपको PV डायग्राम का दे देता हूं। जब आप बात करते हैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम का एक्सप्लोजिव के लिए, ठीक है, कोई आंसर बता भी रहे हैं, ए आएगा करके। आपका इजी है, मैंने बनाया वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हाँ ठीक है। हाँ, क्या बता रहा था मैं? प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम जो रहता है किसी भी एक्सप्लोजिव के लिए, उसको हम समझते हैं। कोई भी एक्सप्लोजिव रहता है ना सर, मैंने क्लास के बीच में बताया था, उस एक्सप्लोजिव के अंदर में 3 एनर्जी होता है। कौन कौन सा एनर्जी होता है? शॉक एनर्जी, हीव एनर्जी और वेस्ट एनर्जी। क्या क्या होता है? शॉक एनर्जी, हीव एनर्जी और वेस्ट एनर्जी। इसी हीव एनर्जी को और क्या बोलते हैं? गैस एनर्जी भी बोल देते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नहीं, आज बोर्ड थोड़ा ठीक ठाक मिला है तो लिखने में ठीक लग रहा है, कल परेशान कर दिया था यार। बोर्ड को ही समझाऊं आज क्लास से पहले कि कैसे यूज करना है। हाँ ठीक है, तो क्या बताया आपको? शॉक एनर्जी, हीव एनर्जी, वेस्ट एनर्जी, 3 टाइप के एनर्जी होते हैं किसी भी एक्सप्लोजिव में। और जब हम बात करते हैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम की, जब हम बात करते हैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम की, तो आप देख सक रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ए बी डी और ओ, ए बी डी और ओ जो है, ये क्या है? शॉक एनर्जी हुआ। जब आप इसके प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम को बनाएंगे तो ए बी डी ओ वाला जो रीजन है, रीजन 1 जो है वो क्या है? शॉक एनर्जी का रीजन हुआ। और फिर बी सी ई और डी वाला जो रीजन है वो हुआ हीव एनर्जी का या गैस एनर्जी का।
उसके बाद का जो रीजन है बाकी सारे एनर्जी कैसा हो जाता है, वेस्ट एनर्जी होता है। बेसिकली जो फ्लाई, रॉक, वाइब्रेशन, हीट, ये सारी चीजों में वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यही डायग्राम वापस से देखूं दो अलग अलग टाइप के रॉक के लिए, यही डायग्राम मैं दोबारा से देखूं दो अलग अलग टाइप के रॉक के लिए, यदि हार्ड रॉक है और यदि सॉफ्ट रॉक है, तो जब हार्ड रॉक रहता है तो आप देख सक रहे हैं कि हार्ड रॉक के केस में आपको शॉक एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है। ये देखिए, ये आपका एक्सप्लोजिव वाला पोर्शन है। तो हार्ड रॉक के केस में आपको क्या चीज का जरूरत ज्यादा पड़ रहा है, शॉक एनर्जी का जरूरत ज्यादा पड़ रहा है, आप हाइट से देख पा रहे हैं। और जब आप सॉफ्ट रॉक की बात करते हैं तो वहां पे आपको शॉक एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होता है। बस इतना सा बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, तो इस पर बेस्ड जो 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो आराम से आपसे बन जाएगा। क्लियर है जी बात? ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को आप अपने से बताइए, इस क्वेश्चन को आप अपने से बताइए कि ये प्रेशर वॉल्यूम का आपको डायग्राम दे रखा है। इस प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में एक चीज हमको समझ में आया कि ये वाला रीजन जो हुआ सारे ही एक्सप्लोजिव के केस में क्या हुआ, शॉक एनर्जी। ये लगभग हो गया आपका गैस एनर्जी, बाकी का जो हो गया वेस्ट एनर्जी हो गया, बाकी का जो हो गया वेस्ट एनर्जी हो गया। इंक्रीज क्वालिटी, कुछ गड़बड़ है क्या? ब्लर दिख रहा है? हाँ ठीक है, तो दिख रहा होगा यार डायग्राम में तो, है ना। तो ये 3 अलग अलग हुए। अब हमको बोला क्या है सर, हार्ड और ब्रिटल रॉक बोला है, हार्ड और ब्रिटल रॉक बोला है, मतलब एक चीज हमको पता है शॉक एनर्जी ज्यादा चाहिए होगा, शॉक एनर्जी ज्यादा चाहिए होगा। किस एक्सप्लोजिव में है शॉक एनर्जी? ए का केस देखिए, इसी में एक है जिसमें शॉक एनर्जी ज्यादा दिख रहा है। उसके अलावा जब बी की बात करेंगे, बी में तो आपको कम दिख रहा है, सी में लगभग दोनों इक्वल सा दिख रहा है कि शॉक एनर्जी और जो आपका हीव एनर्जी दोनों, डी में तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा जाने वाला है, ए जाने वाला है। बनाने में कोई ज्यादा समस्या नहीं होगा अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम लेवल का एक हल्का सा आइडिया है तो। ठीक है, तो उतना ही पढ़ने का जितना काम का एग्जाम के लिए। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन था जो आया था, उस क्वेश्चन को भी लगे हाथ देख लेते हैं, देन फिर आगे बढ़ेंगे। ये लो शॉक एंड हाई गैस प्रेशर एक्सप्लोजिव इज जनरली यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग ऑफ। जहां लो शॉक और हाई गैस प्रेशर कहां पे यूज करेंगे बताइए? हार्ड रॉक में यूज करेंगे? दिखा नहीं सर डायग्राम में। अच्छा डायग्राम में दिखा नहीं, चलो मैं दोबारा दिखा दूंगा। अभी इतना दूर आ गए हैं तो इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये सबको दिख रहा है? लो शॉक और हाई गैस प्रेशर एक्सप्लोजिव जनरली यूज फॉर ब्लास्टिंग। लो बोल रहा है, शॉक लो बोल रहा है, बताओ कौन से में यूज होगा? यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है, दो अलग अलग दिख रहा है। सॉफ्ट में यूज होगा, ये तो समझ गए सर, सॉफ्ट में यूज होगा। लो शॉक बोल रहा है भाई, हार्ड के लिए तो आपको हाई शॉक चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे एक मैसिव इंटेक्टेड रॉक भी दिख रहा है और एक जॉइंटेड रॉक मास भी दिख रहा है, तो इसको आप याद ही रख लीजिएगा कि सॉफ्ट जॉइंटेड रॉक मास के लिए हम कौन सी यूज करते हैं, लो शॉक एनर्जी यूज करते हैं। क्योंकि सॉफ्ट और जॉइंटेड अगर रॉक मास है तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का जरूरत नहीं, एक्सप्लोजिव का बहुत ज्यादा शॉक का जरूरत नहीं उसको तोड़ने के लिए। बेसिकली जो एक्सप्लोजिव है उसमें शॉक एनर्जी क्या करता है, रॉक को तोड़ने का काम करता है, गैस एनर्जी उसको थ्रो करने का काम करता है, डिस्प्लेस करने का काम करता है। तो अगर सॉफ्ट रॉक है और जॉइंटेड रॉक मास है, वैसे कंडीशन में आपने शॉक का ज्यादा जरूरत नहीं है, गैस एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, गैस प्रेशर का ज्यादा जरूरत। क्लियर है जी बात? ठीक है, चलिए क्या डायग्राम बोल रहे हैं यार। हम्म डायग्राम में मैंने किसी एक का निकाल लो ना यार, जैसे ए का ही आंसर हो रहा है तो ए को ही अलग निकाल लो। ए का डायग्राम कैसे दिया है, कुछ इस तरह से दिया है, कुछ इस तरह से दिया है। तो इन सारे में कंपेरेटिवली देख रहे हैं, ए मतलब कौन सा, रेड कलर वाला देखो, रेड कलर वाला देखो। तो ए में क्या दिख रहा है हमको, शॉक एनर्जी ज्यादा दिख रहा है, शॉक एनर्जी ज्यादा दिख रहा है। ये वाला रीजन था जो शॉक एनर्जी का था, ज्यादा दिख रहा है। फिर गैस एनर्जी कम है और वेस्ट एनर्जी भी कम दिख रहा है। बेसिकली कंपेरेटिवली
बात करोगे कि हार्ड रॉक में कौन सा यूज करना, तो देख के तो समझ में आ रहा है कि ए में शॉक एनर्जी ज्यादा है तो वही यूज होगा। जूम करना है। तुम लोग साला टाइम पास कर रहे हो क्या बे? जूम करके दिखा दो सर। आगे बढ़ना नहीं है सर, इसी में खत्म करना है क्लास को। इतना टफ हो रहा है क्या यार, जो डिटेल में जाना पड़ रहा है? अभी ठीक है? क्लियर है? सारे अलग अलग दिख रहे हैं। ए को रेड कलर में दिखाया है, बी को किस में दिखाया है, ब्लू कलर में दिखाया है। तो आपको देख के समझ में तो आ रहा है ना यार, जो पिछला डायग्राम बताया हूं उसे। ठीक है, चलो हो गया। चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना पीवाईक्यूज वाला सेशन। ऊपर लाइट चमक रही है, मैनेज कर लो भाई। अभी ठीक है? ऊपर में है भी नहीं कंटेंट कुछ ज्यादा। ठीक है। मोबाइल से देख रहे हैं, पीपीटी बहुत छोटा दिख रहा है। चलो यार बोल बोल के बता दूंगा यार, गड़बड़ हो गया ना। पीपीटी थोड़ा मैं लैंडस्केप मोड में ले आया तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा होगा। चलो मैं बढ़ा दूंगा। अभी ठीक है? चलिए सॉल्व कीजिए। ये गेट 2023 का क्वेश्चन है। मैंने क्लास में सब क्वेश्चन कराया, मतलब जितना क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ ना 100% क्लास में करवा चुका हूँ। ये दोबारा जबरदस्ती करवाना है करके करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आईक्यूज में एक बार और दोबारा करवा दिया जाए करके, एक साथ आपके पास टॉपिक का रहे करके। और कई सारे लोग जो नए हैं, जिन्होंने क्रैश कोर्स बस ज्वाइन कर रखा है, उनके लिए कराया जा रहा है। बाकी जो क्लास वाले हैं उनको सारा चीज करवाया जा चुका है। ठीक है, तो चलो दोबारा से देखते हैं क्या क्या है जो हमने क्लास में बताया था। ब्लास्ट पैटर्न, हमने अंडरग्राउंड माइन का ब्लास्ट पैटर्न जो डिस्कस किया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि ये जो कट होता है, बर्न कट होता है, तो बर्न कट में क्या होता है, पैरेलल होल होते हैं। आप जब क्रॉस सेक्शन में देखेंगे, या तो आपको ये सीधा सीधा दिखेगा, या तो आपको क्रॉस सेक्शन बना के ही नहीं देगा, क्योंकि बर्न कट में पैरेलल होल्स होते हैं। पिरामिड कट में क्या होते हैं सर? पिरामिड कट में आप जब टॉप व्यू देखेंगे तो वहां पर भी आपको क्या दिखेगा, इंक्लाइंड होल दिखेगा। साइड व्यू देखेंगे उस पर भी इंक्लाइंड होल दिखेगा, और लगभग दोनों का इंक्लिनेशन सिमिलर टाइप का दिखता है। ये हो गया आपका पिरामिड कट। पिरामिड कट और वेज कट में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों का कट पैटर्न लगभग सिमिलर सा दिखता है। फर्क कहां पे पड़ता है? साइड व्यू में। जब आप बात करते हैं वेज कट के साइड व्यू की, तो साइड में आपको इंक्लिनेशन नहीं दिखेगा, या दिखेगा भी तो माइनर सा दिखेगा। मेन पिरामिड कट में सिमिलर सा दिखता है। ठीक है, ड्रैग कट कौन सा हुआ? एक हुआ था फैन कट, एक हुआ ड्रैग कट। ड्रैग कट में क्या था कि उसमें भी आपको क्या था, नंबर ऑफ होल्स उसमें कम थे। ठीक है, और जो बाकी बेसिकली आपका पिरामिड कट, वेज कट और ड्रैग कट, ये सारे ही केस ऐसे थे जहां पे आपको एक एंगल दे रहे थे। ठीक है, ड्रैग कट क्या था, स्मॉल ड्रिफ्ट के लिए यूज करते हैं, नंबर ऑफ होल्स कम थे तो स्मॉल ड्रिफ्ट में यूज करते थे। बाकी वेज कट, पिरामिड कट, इसको हम बड़े ड्रिफ्ट में भी यूज कर सकते हैं। ये सारा चीज था। ठीक है, अभी जब हम देख पा रहे हैं किसमें कि एक तो टॉप में हमको इंक्लाइन होल दिख ही रहे हैं, साइड में भी हमको इंक्लाइन दे रहे हैं, मतलब कौन सा कट होने वाला है? पिरामिड कट होने वाला है। कौन सा कट होने वाला है? पिरामिड कट होने वाला है। ठीक है जी बात। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ये सरफेस माइन ब्लास्ट पैटर्न, अच्छा इसको ले चलते हैं उधर। ठीक है, ये सरफेस माइन ब्लास्ट पैटर्न स्पेसिंग दिया है आपको 4 मीटर, बर्डन दिया है 3 मीटर, डायमीटर ऑफ ड्रिल होल इज 110 mm, ड्रिल लेंथ इज 8.8 मीटर इंक्लूडिंग सबग्रेड ऑफ 10%। फिर बल्क एक्सप्लोजिव डेंसिटी इज 900 kg per meter cube, इफ पाउडर फैक्टर इज 2.5 मीटर क्यूब पर kg, चार्ज लेंथ इन मीटर इज, ये आपको पूछा है, चार्ज लेंथ पूछा है। ठीक है, बाकी जो रेगुलर क्लास वाले हैं वो चाहे तो अभी छोड़ सकते हैं, उनको बुलाया गया था किसके लिए, एक जो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस वाले क्वेश्चन के लिए, और जो
प्रेशर वॉल्यूम जो डायग्राम था उसके लिए। तो अभी जिनको पता है वो जबरदस्ती टाइम पास ना करके वो चाहे तो अपना लीव कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है चीजें, जो क्लास में नहीं थे, वो सारे क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आंसर आ रहा है भाई साहब का, कितना आ रहा है? 4.49 सही आंसर है। बाकी लोग भी बना रहे हैं क्या? चलो ट्राई करते हैं। देखो दिख रहा है? ठीक है, हाँ क्या दिया देखो, जब भी आपको पाउडर फैक्टर निकालना रहे, जब भी आपको पाउडर फैक्टर निकालना रहे तो पाउडर फैक्टर के यूनिट को देख लीजिएगा। मैं बेसिक सा चीज बता रहा हूं जो क्लास में मैंने बता रखा है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आपको पाउडर फैक्टर निकालना रहे तो आप यूनिट पे ध्यान दीजिएगा। यूनिट आपको कभी देखने मिलेगा, कभी आपको यूनिट देखने मिलेगा मीटर क्यूब पर केजी, कभी आपको देखने मिल सकता है टन पर केजी, और कभी कभी आपको केजी पर टन, या कभी कभी आपको केजी पर मीटर क्यूब भी देखने मिल सकता है। ये दोनों वैसे स्पेसिफिक चार्ज के लिए यूनिट होता है, और ये दोनों है। इसमें मीटर क्यूब, अगर ओपन कास्ट का क्वेश्चन दिया तो आपको मीटर क्यूब पर केजी में बहुत संभावना दिया रहेगा, अंडरग्राउंड का क्वेश्चन दिया तो टन पर केजी में बहुत संभावना है कि दिया रहेगा। ये 3-4 चीजों को पहले ध्यान में देख लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि पाउडर फैक्टर में क्वेश्चन तो आसान बनेगा, अगर आप यूनिट पे ध्यान नहीं देंगे तो आंसर पुट करके गलत आ जाएंगे। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब देखो आपको पूछा है क्वेश्चन में चार्ज लेंथ इन मीटर पूछा है, कितना मीटर चार्ज कर रहे हैं ये आपको पूछा है, तो आराम से आप निकाल सक रहे हैं। पीएफ क्या होता है, पाउडर फैक्टर क्या होता है आपका, अगर मीटर के ऊपर केजी यूनिट दिया तो ऊपर में आ गया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नीचे में हो गया एक्सप्लोजिव कंजप्शन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन बाय वन होल और एक्सप्लोजिव कंजम्पशन इन वन होल, डिटेल में इतना चाहे लिख सक रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे सर? इस प्रोडक्शन जब भी आपको ओपन कास्ट में निकालना रहे तो वो क्या होता है, स्पेसिंग मल्टीप्लाइड बाय बर्डन मल्टीप्लाइड बाय बेंच हाइट, स्पेसिंग मल्टीप्लाइड बाय बर्डन मल्टीप्लाइड बाय बेंच हाइट, और एक्सप्लोजिव कंजम्पशन जब आपको निकालना रहे तो क्या होगा, पाई बाई फोर डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज लेंथ, डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज लेंथ। ठीक है, पाउडर फैक्टर आपको 2.5 तो दे ही रखा है, 2.5, स्पेसिंग कितना है 4, बर्डन 3, और बेंच हाइट, ड्रिलिंग लेंथ इज 8.8 मीटर इंक्लूडिंग सबग्रेड ड्रिलिंग 10%। ठीक है, इंक्लूडिंग बोला है ना, हाँ ठीक है 10%। तो बेसिकली बेंच हाइट क्या हो जाएगा सर, आपने पता है कि जब भी आप बेंच हाइट की बात करते हैं, जब भी आप बेंच हाइट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो जो हम ड्रिल करते हैं बेंच हाइट से थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, इन जनरल 10% एक्स्ट्रा करते हैं। ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं इसको हम बोलते हैं सब ग्रेड ड्रिलिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, सब ग्रेड ड्रिलिंग बोलते हैं। इस सब ग्रेड ड्रिलिंग के अंदर में एक्सप्लोजिव तो चार्ज होता है लेकिन ये बेंच हाइट में काउंट नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, बेंच हाइट के लिए, बेंच हाइट निकालने के लिए क्या कर लीजिएगा, 8.8 में से 8.8 का 10% माइनस कर दीजिएगा जो सब ग्रेड ड्रिलिंग है, क्योंकि ये बेसिकली टो फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम सब ग्रेड ड्रिलिंग करते हैं। तो ये पुल में आता नहीं है, ब्लास्टिंग में आता नहीं है, बस ये टो फॉर्मेशन को रोकने के लिए होता है। ठीक है, तो होता है क्या होता है सब छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान में रख लीजिए, सब ग्रेड ड्रिलिंग बेंच हाइट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये घटा देंगे, कितना आएगा, घटा लो यार, इसलिए 8 मीटर के आसपास आएगा, 8 मीटर के आसपास आएगा, बस रख दीजिए 8 मीटर डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, डी कितना है 110 mm यानी 0.1 मीटर का स्क्वायर प्लस LC। अभी आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लेंथ, क्या चार्ज लेंथ आपको निकालना, आराम से आप सॉल्व कर सक रहे हैं। आंसर मेरे पास आ रखा है, आप लोग कर लीजिएगा, मेरे पास आ रखा है। चार्ज लेंथ जो आएगा वो आएगा 4.48 मीटर। क्लियर है जी बात?
क्लियर है यहाँ तक की बातें? क्या किया हमने? सिंपल सी चीज है सर, जब भी आपको प्रोडक्शन निकालना है ना, स्पेसिंग मल्टीप्लाइड बाय बर्डन मल्टीप्लाइड बाय बेंच हाइट आपने करने का है, और एक्सप्लोजिव कितना कंज्यूम हो रहा है उन दोनों के को जो आप डिवाइड करेंगे तो आ गया आपका पाउडर फैक्टर। जब आप एक्सप्लोजिव की बात करेंगे तो चार्ज लेंथ को मल्टीप्लाई करना है, और चार्ज लेंथ में, है ना, क्लियर है जी बात? चार्ज लेंथ में जो आपने होल करा है वो आपका, उसके उसके अलावा सब वो आपका स्टीमिंग माइनस होता, लेकिन कंसीडर बताया ही नहीं है तो आपको उसका दिमाग लगाना ही नहीं है, जरूरत नहीं है उसका। आपको पूछा क्या है? चार्ज लेंथ पूछा। ठीक, क्लियर है जी बात? आगे बढ़े? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। भाई नहीं समझ में आएगा बता देना यार, बहुत स्लो चल रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, 9 बजे से क्लास था, 9 बजे तक में हम पहुंच चुके हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, ए ड्रिलिंग टेक्निक एप्लीकेबल फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन इज। ड्रिलिंग टेक्निक जिसको हम मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए यूज करते हैं, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। ध्यान दीजिए, जिस टाइम पे मैं आपको पढ़ा रहा था, जिस टाइम पे आपको मैं पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि क्या होता है सर, क्या होता है, जो ड्रिलिंग के टाइप है कौन कौन से हैं? परकसिव ड्रिलिंग विथ रॉड, चर्न ड्रिलिंग और केबल ड्रिलिंग, फिर नॉन कोरिंग, डायमंड ड्रिलिंग और चिल्ड शॉट या चिलेक्स, ये अलग अलग टाइप हमने देखा था, और हर एक के लिए उसका डिटेलिंग भी देखा था। तो जब मैंने डायमंड ड्रिलिंग बताया था तो आपको बताया था कि ये डायमंड ड्रिलिंग ही है जिसको हम यूज करते हैं, किसके लिए? यूज मेनली फॉर कोरिंग। ठीक है, तो कोर रिकवरी के लिए कौन सा यूज करते हैं सर? डायमंड ड्रिलिंग यूज करते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछा गया, 3 बार एक ही क्वेश्चन को पूछा गया है, वो है कौन सा है? किधर है रोटरी ड्रिलिंग? किधर है गुरु? ये ट्राइकॉन रॉक रोलर बिट किस में यूज होता है? रोटरी ड्रिलिंग में यूज होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी ये वाला पीपीटी तो मैं अपलोड कर ही दूंगा दोनों ही सारे कोर्स में, तो ये चीज आप याद रख लीजिएगा कि कौन सा किस कंडीशन में यूज होता है, किस में कौन सा जो है बिट यूज होता है, कौन सा मैक्सिमम डेप्थ तक यूज होता है, कौन मिनिमम डेप्थ तक यूज होता है, कौन वाइडेस्ट रेंज तक यूज होता है। ये सारा और चीज है जो यहाँ से पूछा जा सक रहा है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है आपको? स्क्वायर पैटर्न ऑफ ब्लास्टिंग शोन इन द फिगर। स्क्वायर पैटर्न ऑफ ब्लास्टिंग शोन इन द फिगर फॉर केस ऑफ साइमल्टेनियस ब्लास्ट, आइडेंटिफाई द जोन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। कौन सा? नो फ्रेगमेंटेशन, जोन ऑफ नो फ्रेगमेंटेशन आपको क्वेश्चन में पूछा है। अभिषेक का आंसर आ गया, आर बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। आप जब क्वेश्चन में देखेंगे तो बाउंड्री ऑफ फ्रैक्चर, बेसिकली ये जो बाउंड्री है जहां तक फ्रैक्चर हो रहा है ये आपको बता रखा है। जोन अराउंड द ब्लास्ट होल, ये क्या है? जो ब्लास्ट होल है उसके अराउंड का जोन हो गया। ठीक है, तो बाउंड्री ऑफ फ्रैक्चर बोलो, चाहे बाउंड्री ऑफ फ्रैक्चर जोन अराउंड द ब्लास्ट होल के अराउंड जो बाउंड्री ऑफ फ्रैक्चर है वो ये हुआ, ये जो सर्कल जो दिख रहा है, सर्कल जो दिख रहा है, तो एक तो ब्लास्ट होल ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। मतलब अगर मैं बात करूं 1 की, तो ये कितने को ब्लास्ट करेगा? इस पूरे को ब्लास्ट करेगा। जोन ऑफ फ्रैक्चर जितना उतने को ब्लास्ट करेगा। 2 की बात करूं, इस पूरे को ब्लास्ट करेगा। 3 की बात करूं तो ये इस पूरे को ब्लास्ट करेगा जो जोन ऑफ फ्रैक्चर है। 4 की जब बात करूं तो ये पूरे को ब्लास्ट करेगा जो जोन ऑफ फ्रैक्चर है। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि इन चारों ही ब्लास्ट होल के संपर्क में या उसके जोन ऑफ फ्रैक्चर में आर वाला जो रीजन है जो पर्पल कलर में है वो नहीं आ रहा है। मतलब जोन ऑफ नो फ्रेगमेंटेशन कौन सा होगा? आर होगा। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। यहां पे कुछ दिमाग नहीं लगना है, कोई ऐसा कुछ माइंड डेवलपमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था जो देख करके समझ में आ रहा है कि कौन सा आंसर होना है। क्लियर है जी बात? अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को देख करके हमको कुछ कुछ चीजें हैं जो समझ में आ रही है। ये क्या हुआ सर? रिंग पैटर्न, रिंग ड्रिलिंग हुआ। क्या? रिंग ड्रिलिंग हुआ। ठीक है, और ये क्या हुआ? बर्न कट हुआ। ये दो चीज तो हमको देख करके एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है कि बर्न कट में आपने बताया था सर बीच में रिमर होल होता है, बीच में रिमर होल होता है। रिमर होल के बाद में फिर आपका फर्स्ट जो है रिंग होता है, सेकंड रिंग होता है, फिर उसमें ईजर होल, ट्रिमर होल, ये सारा होता है। देख करके क्लियर हो रहा है कि ये वेज कट पैटर्न तो है नहीं। अगर वेज कट रहता तो हमको एक क्रॉस सेक्शन दिया होता, जैसे बाकी सब में दिया ना, ऐसा इसमें दिया होता।
अगर क्या बोलते हैं पिरामिड कट होता उसमें भी आपको क्रॉस सेक्शन टॉप व्यू साइड व्यू दिया रहता, नहीं दिया है मतलब सर ये पैरेलल होल्स ही हैं और पैरेलल होल्स है मतलब बर्न कट है। अगर बर्न कट है तो बर्न कट को हम कहां पे यूज कर सक रहे हैं, आपने बता रखा था सर ड्रिफ्टिंग में बर्न कट को आराम से आप यूज कर सक रहे हैं। और फिर जब हम आ रहे हैं कि क्या आर आर को जब हम देख रहे हैं देख करके समझ में आ रहा है कि शाफ्ट सिंकिंग के लिए जो सुटेबल ब्लास्टिंग पैटर्न है तो आर का होगा 2, ये भी हमको देख के समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में आप जो चीज आपको कंफर्म पता है उसके साथ में आगे बढ़िए। तो जो कंफर्म हमको पता है वो ये तो पता ही चल सक रहा है कि अगर आपने याद होगा जो हमने बताया था कि रिंग ड्रिलिंग जो यूज होता है वो सब लेवल स्टॉपिंग में यूज होता है, तो पी का जो होगा वो 3 होगा, कंफर्म है। पी का जो होगा वो 3 होगा, यानी बी हो सक रहा है और डी हो सक रहा है, बाकी ये दोनों ऑप्शन कट है। आर का जो होगा वो 2 होगा, आर का जो होगा वो 2 होगा, तो वो ये ऑप्शन सिर्फ डी में है, ये ऑप्शन सिर्फ डी में है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन खट से क्लिक हो जाना। ठीक है जी, बात क्लियर है? कहीं कोई समस्या? हर चीज को क्लास में बताया गया भाई साहब। इसको देखिए, इसको देखिए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए हमको क्या दिया है, इंफॉर्मेशन दिया गया है, और कैरिड आउट फॉर ओवरबर्डन रिमूवल इन सरफेस माइंस। वॉल्यूम ऑफ रॉक ब्लास्टेड पर राउंड इज 3,20,000। नंबर ऑफ होल ब्लास्टेड 100। ड्रिल होल डायमीटर 200। लेंथ ऑफ सबग्रेड ड्रिलिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो एक काम करते हैं ना, जब सॉल्व करनी है तो उसको ले चलते हैं। अब दिख रहा होगा? ठीक है, हाँ। तो आपको स्टीमिंग लेंथ, सबग्रेड ड्रिलिंग, पाउडर फैक्टर, बेंच हाइट सब कुछ दे रखा है जो जो आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए। पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव पर यूनिट लेंथ ऑफ चार्ज इन केजी पर मीटर इज निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली आपने अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव निकाल लीजिए, देन फिर उसका लीनियर चार्ज भी निकालना है, लीनियर चार्ज निकालना है। ठीक है, तो जितने मीटर का उसका बेंच हाइट है उससे आप डिवाइड कर दीजिए तो लीनियर चार्ज आपका निकल आएगा। क्लियर है जी बात? सॉल्व करें, कोई कर रहा है सॉल्व? कौन सा क्वेश्चन नंबर 45 कौन सी ईयर का है? ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में काम का जो चीज है वो है चार्ज लेंथ निकालना। चार्ज लेंथ, क्योंकि लीनियर चार्ज आपको निकालने बोला है। चलो पहले तो ये निकाल लेते हैं, पहले तो ये निकाल लेते हैं कि टोटल एक्सप्लोजिव कितना कंज्यूम हो रहा है। पीएफ कितना होता है सर? प्रोडक्शन या मटेरियल ब्लास्टेड डिवाइडेड बाय एक्सप्लोजिव कंज्यूम्ड। एक्सप्लोजिव कंज्यूम्ड, पीएफ कितना दिया है? ये दिया हमको 3.2, 3.2 क्या मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, ये हमको दिया है 3,20,000। एक्सप्लोजिव कंज्यूम निकाल लेंगे, कंज्यूम्ड निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 1,000 केजी कि 10,000 केजी? ठीक है, ऐसा कर रहे हो यार, 32 लाख है ना? नहीं, 3,20,000। 1,00,000 केजी। ठीक है, ये हमारा एक्सप्लोजिव कंजम्पशन हमने निकाल लिया, एक्सप्लोजिव कंजम्पशन निकाल लिया, लेकिन बस इतना निकालना काफी नहीं। आपको पूछा है कि एक्सप्लोजिव चार्ज पर यूनिट लेंथ आपको पूछा है, एक्सप्लोजिव चार्ज पर यूनिट लेंथ पूछा है, यानी बेसिकली आपको चार्ज लेंथ निकालना पड़ेगा, चार्ज लेंथ। अब इस चीज को समझिए, जिन्होंने क्लास किया वो बहुत अच्छे से समझते हैं, जिन्होंने नहीं किया उनको थोड़ा दिक्कत हो सक रहा है। तो देखिए समझिए कैसे हम चार्ज लेंथ निकालते हैं। ये आपका बेंच हुआ,
ये आपका बेंच हुआ ओपन कास्ट का। जब हम ओपन कास्ट बेंच के अंदर में होल ड्रिल करते हैं, जब ओपन कास्ट बेंच के अंदर में जब हम होल ड्रिल करते हैं तो वो क्या करते हैं, हम ये जो बेंच हाइट है उससे थोड़ा ज्यादा करते हैं। बेसिकली ये बेंच हाइट हुआ, तो बेंच हाइट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रिल करते हैं, एक्स्ट्रा ड्रिल करते हैं टॉप फॉर्मेशन को रोकने के लिए। जो एक्स्ट्रा ड्रिल किया, एक्स्ट्रा लेंथ जो हमने ड्रिल किया, इसको हम बोलते हैं सब ग्रेड ड्रिलिंग। इसको हम बोलते हैं सब ग्रेड ड्रिलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं सर? सब ग्रेड ड्रिलिंग बोलते हैं। और बाकी फिर अभी आ रहा है आवाज? माइक का बैटरी चला गया था भाई, दोबारा बताने का नीड है? कितने देर से गया था यार? ठीक है चलो, मैंने बताया क्या कि हमने एक्सप्लोजिव क्वांटिटी निकाल लिया। हमको पता था सर पाउडर फैक्टर क्या होता है, प्रोडक्शन एक्सप्लोजिव। हमारा ब्लास्टेड मटेरियल कितना था? 3,20,000 मीटर क्यूब था। एक्सप्लोजिव कंजप्शन हमने निकाल लिया तो वो भी निकल के आया 3 लाख मीटर क्यूब के लिए कितना, 1 लाख केजी जो है हमारा एक्सप्लोजिव लग रहा है। ये टोटल एक्सप्लोजिव कंजप्शन हुआ। अब एक पर्टिकुलर होल में कितना लगेगा ये हमको निकालना है। एक पर्टिकुलर होल में कितना लगेगा ये हमको निकालना है। तो उसके लिए हमको चार्ज लेंथ निकालने की जरूरत है कि कितना हमने क्या करा, कितने मीटर का जो बेसिकली एक्सप्लोजिव चार्ज लेंथ क्या हुआ कि जहां पे हम एक्सप्लोजिव चार्ज कर रहे हैं। तो वो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारा बेंच हाइट है उससे हम थोड़ा एक्स्ट्रा डील करते हैं, सब ग्रेड डीलिंग करते हैं बेसिकली टॉप फॉर्मेशन को रोकने के लिए। इसमें भी एक्सप्लोजिव आता है, बस स्टीमिंग हाइट को छोड़ करके बाकी सब में एक्सप्लोजिव आता है। इतना जब हमने समझ लिया, इतना जब हमने समझ लिया तो जो जो चीजें दी है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। जो जो चीजें दी है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। स्टीमिंग लेंथ कितना दिया है? स्टीमिंग लेंथ जो दिया है वो दिया है 25d, यानी 25 गुणित डायमीटर ऑफ होल कितना है? 200 mm, यानी 0.2 मीटर, यानी 5 मीटर स्टीमिंग लेंथ है। 5 मीटर स्टीमिंग लेंथ है। और क्या दिया है? आपको दिया है सब ग्रेड ड्रिलिंग। सब ग्रेड ड्रिलिंग क्या दिया है? 8d, यानी 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 यानी 1.6 मीटर। ये आपका सब ग्रेड ड्रिलिंग है। ये आपका सब ग्रेड ड्रिलिंग है। बेंच हाइट कितना है? 30 मीटर है। यानी देखिए सर, ये जो हाइट है ये है 30 मीटर, सब ग्रेड ड्रिलिंग है 1.6 मीटर। अगर मैं चार्ज लेंथ निकालना चाहूं, ये जो चार्ज लेंथ है उसको मैं निकालना चाहूं तो क्या करूंगा? 30 में 1.6 को प्लस कर दूंगा और इस स्टीमिंग हाइट को माइनस कर दूंगा। 30 में 1.6 को प्लस कर दूंगा और स्टीमिंग हाइट को माइनस कर दूंगा। तो चार्ज लेंथ निकालने के लिए आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी याद रखना चाहे तो फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, बुक में फॉर्मूला भी दे रखा है। ठीक है, तो रटना चाहे रट सकते हैं, समझना चाहे समझ सकते हैं। फॉर्मूला जब आप याद रखना चाहेंगे तो क्या करेंगे? बेंच हाइट प्लस सब ग्रेड ड्रिलिंग माइनस स्टीमिंग हाइट या स्टीमिंग लेंथ। ठीक है, क्लियर है? तो ये कर लीजिए। अब देखिए बेंच हाइट कितना दिया है? 30 मीटर, सब ग्रेड ड्रिलिंग 1.6 मीटर, माइनस 5 हमने कर दिया
कितना निकल के आएगा 26.6 मीटर। ये चार्ज लेंथ निकल के आया, ये चार्ज लेंथ निकल के आया। मतलब एक होल के अंदर में कितना एक्सप्लोजिव कंजप्शन हो रहा है, कहां कैसे निकालेंगे? एक्सप्लोजिव कंजम्पशन इन पर शॉर्ट होल। एक्सप्लोजिव का कंजम्पशन पर शॉर्ट होल कैसे निकलेगा? 1,00,000 केजी टोटल यूज हो रहा था। टोटल नंबर ऑफ होल कितना है? टोटल नंबर ऑफ होल कितना है? 200 नहीं 100 है, 100, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा पर शॉर्ट होल कितना हो जाएगा? 1000 केजी। ये एक्सप्लोजिव कंजप्शन है, ठीक है। लीनियर चार्ज पर शॉर्ट होल जो क्वेश्चन में आपको पूछा है कितना हो जाएगा? 1000 केजी डिवाइडेड बाय 26.6 मीटर, यानी जब आप इसको करेंगे कितना आएगा? 37.59 केजी पर मीटर। बोलो किसी को कुछ समझने में दिक्कत? समझने में दिक्कत है भाई कुछ? जो भी आपका पैटर्न रहा होगा 200 होल का, 100 होल का, इस पूरे ब्लास्ट से हमारा मटेरियल निकल के आया था, कितना निकल के आया था? 3,20,000 केजी। 3,20,000 केजी निकल के आया था। इस पूरे ब्लास्ट में 3,20,000 केजी को प्रोड्यूस करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज हुआ था वो 1,00,000 केजी यूज हुआ था। मतलब एक होल के लिए कितना यूज हुआ होगा हम अगर निकालना चाहे तो 100 से हमने डिवाइड कर दिया। अगर 100 होल में 1,00,000 यूज हुआ है तो एक होल में कितना यूज होगा? 1,000 केजी पर होल में यूज हुआ होगा, ठीक है। जब एक होल का हमने निकाल लिया तो लीनियर चार्ज कंसेंट्रेशन भी हम निकाल सकते हैं। 26.6 मीटर का हमने चार्ज करा है तो 1 मीटर पे कितना चार्ज करा है वो भी हमने निकाल लिया। तो 1000 डिवाइडेड बाय 26.6 जब हमने किया तो 37.59 निकल के आ गया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिए, ठीक है भाई, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राइकॉन रोलर बिट इज यूज्ड विथ। ट्राइकॉन रोलर बिट किसके साथ यूज होता है? मैंने वही आपको बता रहा था जो पीडीएफ था। अरे यार समस्या है गुरु। ठीक, कितना बाकी है यार? 21 में चल रहे हैं, काम था एक भूल गया। ठीक है चलो। हाँ, ट्राइकॉन रोलर बिट क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, इसको बताया कि किसके साथ यूज होता है? रोटरी ड्रिल के साथ यूज होता है, दिखा दिया था उसमें। अभी देखो इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग एक बात समझिएगा कि जब कभी भी आपको इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग दिखेगा तो उस टाइम पे आप कैविंग ढूंढने लग जाइएगा। जहां कहीं भी आपको कैविंग दिखे मतलब वहां पे इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग वहीं पे यूज होगा। इस पर्टिकुलर केस में ब्लॉक कैविंग में यूज होगा। इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग क्या होता है कि जहां पे आपको छत ब्लास्ट करके गिराना पड़ता है, रूफ को ब्लास्ट करके गिराना पड़ता है, वहां पे हम इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग यूज करते हैं। जैसे अंडरग्राउंड कोल माइन के अंदर में जब आप डिप्लरिंग करते हैं और डिप्लरिंग विद कैविंग करते हैं कि जहां पे आप एक्सट्रैक्ट करने के बाद रूफ को धंस जाने देते हैं, तो उस कंडीशन में भी जब आपका छत नहीं गिरने लगता है या रूफ नहीं गिरता है, हार्ड रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है, नहीं गिरता है इजिली, तो वहां पर भी आप इंड्यूस्ड ब्लास्ट करके उसको गिराते हैं। सेम केस यहाँ पर ब्लॉक कैविंग का भी है कि ब्लॉक कैविंग केस में अगर आपका जो है रूप जो है अगर इजिली नहीं गिर रहा है तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है? कैविंग विथ इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा जैसा भी है। अगला देखिए, नोनेल इज यूज्ड एज डाउन द होल इनिशिएटर, पढ़ रखा है हमने। किसके लिए यूज होता है सर? अवॉइड डिफ्लेग्रेशन ऑफ कॉलम चार्ज, मतलब कॉलम चार्ज के डिफ्लेग्रेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? अवॉइड करने के लिए नोनेल को यूज करते हैं, ठीक है। थ्योरी वाले क्वेश्चन से, थ्योरी वाले क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत आए हैं। एक क्वेश्चन ये भी था, जो हमारा सिलेबस था वो 3 पोर्शन में था।
एक तो आपका ड्राइवेज या मोड ऑफ एक्सिस वाला जो पोर्शन था, दूसरा था ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, और तीसरा जो पोर्शन था रॉक कटिंग टेक्नोलॉजी। तो रॉक कटिंग टेक्नोलॉजी से आया हुआ गेट के इतिहास का ये पहला ही क्वेश्चन है जहां जो इस टॉपिक से क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या क्या दिया आपको, कटिंग एंगल दिया, क्लियरेंस एंगल दिया, वेज एंगल दिया, रेक एंगल दिया। इसको याद ही रखने का और कोई चारा नहीं है कि ये जो होता है सर, ये क्या होता है, क्लियरेंस एंगल होता है, क्लियरेंस एंगल होता है। ये क्या होता है, रेक एंगल होता है, रेक एंगल होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो होता है आपका कटिंग एंगल, कटिंग एंगल होता है, और ये जो होता है आपका क्या हो गया, वेज एंगल होता है, वेज एंगल होता है। ये कटिंग एंगल को अटैकिंग एंगल भी बोलते हैं या अटैक एंगल भी बोलते हैं, अटैक एंगल ही होते हैं। तो इस तरह से आपने ध्यान में रखना। अभी मिला के देख लीजिए कि क्या होगा, अल्फा, अल्फा मतलब क्लियरेंस एंगल, ए का 2 किस में दिया है, ए मतलब पी का 2 किस में दिया है, बी में दिया है और डी में दिया, तो ये और ये तो कट गया। उसके बाद में आ जाइए रेक एंगल बीटा, बीटा यानी क्यू का 4 किस में दिया है, क्यू का 4 दोनों में ही, क्यू का 4 किस में दिया है, इसमें दिया है, राइट आंसर। अरे गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक है, क्यू का 4 क्या कर रहे हो बेटा, हाँ ठीक तो है, क्यू का 4 रेक एंगल। अब उसके बाद में है ना, ये नहीं है, डी तो नहीं है, दोनों में है ये, ठीक है। और फिर आर का देखो, दोनों में मतलब बेसिकली पी का 2 और क्यू का 4 दोनों में है। आगे देखते हैं आर, आर में क्या है, डेल, डेल का, डेल मतलब क्या था, कटिंग एंगल था, कटिंग एंगल किस में है, 1 में है, तो आर का होगा 1, आर का 1 बी में है। क्लियर है जी बात। डी जो बता रहे गड़बड़ भाई, दोनों में सेम था यार, इसमें भी है इसमें भी है। तो अभी तो ऑप्शन और देखना, अगला चेक करना पड़ेगा ना, इसी में थोड़ी डायरेक्ट क्लिक कर दोगे, आगे चेक करना पड़ेगा जब दोनों सेम मैच कर रहा है। ठीक है, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, ये क्वेश्चन भी 2 बार एग्जाम में आ चुका है। एक तो ये डायग्राम दे दिया था, इसके बाद जो दिया था उसमें डायग्राम ना देकर के ऐसे ही पूछ दिया था कि फलाना और फलाना के बीच में क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कौन सा गेट 2020 का क्वेश्चन है, लीड वायर, नियोप्रिन प्लग, नियोप्रिन स्लीव, डॉट डेटोनेटर ट्यूब। तो यहां पे एक तो आपको दिया पी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है, ये आपको पूछा है। ठीक है, तो बेस चार्ज के ऊपर में होगा आपका प्राइमरी चार्ज, प्राइमरी चार्ज, और उसके ऊपर में होगा डिले एलिमेंट, और उसके ऊपर में होगा फ्यूज हेड, फ्यूज हेड देख लीजिए, फ्यूज हेड, डिले एलिमेंट, प्राइमिंग चार्ज, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी बात। रेचेट एंड पॉल मैकेनिज्म इन जैक हैमर ड्रिल फोर्स डाउन, क्या क्या करता है, रेचेट एंड पॉल अरेंजमेंट जो होता है जैक हैमर ड्रिल में, वो क्या करता है, फोर्स डाउन द पिस्टन, प्रोवाइड ए ट्विस्टिंग फोर्स ड्रिल स्टील, इंगेज रिफल बार विथ रिफल नट, प्रिवेंट रिवर्स रोटेशन ऑफ रिफल बार। क्या है आंसर बताइए। जो रेचेट एंड पॉल अरेंजमेंट है जैक हैमर में, उसका काम क्या है, ये है जैक हैमर, ये है रेचेट एंड पॉल अरेंजमेंट, रेचेट एंड पॉल अरेंजमेंट। एक और क्वेश्चन है जो इस पर आया है, इसमें पूछा है कि 4 ऑप्शन दे दिया था, क्या इसमें से नहीं होता है, यही साइड में ही होगा क्वेश्चन। ये जैक हैमर डज नॉट कंटेन, क्या नहीं होता है जैक हैमर में। तो ये जैक हैमर का आप डायग्राम देखिए, क्या आपको इसमें नहीं दिख रहा है, तो एक गियर बॉक्स है जो इसमें नहीं दिख रहा है। गियर बॉक्स का जरूरत ही नहीं पड़ता है, गियर बॉक्स का काम करता है रेचेट एंड पॉल अरेंजमेंट, गियर बॉक्स जो काम करता है वो रेचेट एंड पॉल अरेंजमेंट करता है। तो बेसिकली ये जो स्क्रीन हॉरिजॉन्टल थोड़ा साइज इंक्रीज करें, हॉरिजॉन्टल नहीं करते बनेगा यार, चलो मैं बढ़ा दूंगा उसको, उस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो वो जैसे आपको समझ में आया, गियर बॉक्स नहीं होता उसमें, वैसे ये जो आपका है क्या है, रिचेट एंड पॉल मैकेनिज्म जो जैक हैमर में होता है, डायग्राम से आपको दिखते रहा होगा कि क्या करता है, प्रिवेंट रिवर्स रोटेशन ऑफ रिफल बार, रिफल बार के रिवर्स रोटेशन को रोकता है। क्लियर है जी बात। आगे देखिए,
ये तो हमने कर लिया था। ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या हो गया भाई, किस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं? हाँ देखो, द इक्वेशन, मतलब जाने का तैयारी है क्या कि ठीक है सर आज के लिए बहुत है? कौन सा रॉक में, रॉक मैकेनिक्स का नहीं है यार, ब्लास्टिंग है। ठीक है चलो, हाँ, द इक्वेशन फॉर पीक पार्टिकल वेलोसिटी फ्रॉम ब्लास्ट इंड्यूस्ड ग्राउंड वाइब्रेशन गिवन बाय PPV K D divided by under root Q B, where K and B are the site constant in the field study, the following readings are recorded. सेंसर, दो सेंसर आपको अलग अलग जगह जो हमने रखा है उस पर जो रीडिंग आया है, क्या आया है? पीपीवी जो आया 5.5, 3.4। सेंसर का जो डिस्टेंस है वो कितना है? फर्स्ट जो सेंसर उसका डिस्टेंस 200 मीटर, और चार्ज पर डिले, मैक्सिमम चार्ज पर डिले कितना है? 100 kg। सेकंड वाला जो सेंसर है उसका डिस्टेंस है 300 मीटर, और मैक्सिमम चार्ज पर डिले है वो है 100 kg। ठीक है, ये सारा आपको दे रखा है, मैक्सिमम चार्ज पुट करता है। ठीक है, इसमें तो दे ही रखा, चीज दिया है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या है आपका? पीपीवी, पीपीवी कितना है? जो फॉर्मूला दे रखा है डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू के पावर बीटा। बीटा जो होता है वो निगेटिव में होता है, ध्यान रखिए। वैसे आपका आंसर में आ ही जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे, तो ज्यादा हड़बड़ाने के इसके लिए नीड नहीं। आगे देखिए, फर्स्ट जो फॉर सेंसर वन, फॉर सेंसर वन, फॉर सेंसर वन पीपीवी कितना होगा? 5.5 दे रखा है। ठीक है, के दिया है क्या? नहीं दिया है, कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है। डी डिस्टेंस कितना दिया है? 200 मीटर। क्यू कितना दिया है? 100। ठीक है, और बीटा हमको निकालना है। ये हो गया इक्वेशन वन। फिर अगला देखिए, फॉर सेंसर टू, सेंसर टू के लिए क्या होगा? 3.4 के, डिस्टेंस कितना है? 300, और क्यू कितना दिया है? 100। ये हो गया इक्वेशन टू। आगे क्या करना है? इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय टू कर दीजिए। हमको अल्टीमेटली निकालना क्या है? बीटा निकालना है। तो क्या करने से निकल सक रहा है? डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 5.4 डिवाइडेड बाय 3.4 इज इक्वल टू, के से के कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। आप क्या कर सक रहे हैं? 200 डिवाइडेड बाय 300 के पावर बीटा, ये 2 डिवाइडेड बाय 3 के पावर बीटा। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 4, 3.4, इधर भी लॉग 2.3 के पावर बीटा। बीटा को सामने ले आएंगे, आगे सॉल्व करेंगे। कैलसी सबके पास है, सॉल्व करके आप आराम से निकाल लेंगे। जो आंसर निकल के आएगा वो मैं लिख देता हूं। क्यों सर मैक्सिमम चार्ज पुट करते हैं क्या? हाँ, मैक्सिमम चार्ज पर डिले जो उस टाइप के क्वेश्चन है उसमें मैं बता दूंगा। इस वाले में तो आपको डायरेक्ट दे रखा है, इस वाले में तो आपको डायरेक्ट दे रखा है। वो भी क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम चार्ज डिले जो निकालना रहेगा तो उस टाइम में मैं बता दूंगा। क्या था आंसर? कितना है? -1.86। ठीक है, क्लियर है? माइनस में रखना है आंसर। अगर कोई निकाला है और माइनस में नहीं रखेगा तो आपका पूरा सॉल्व करने के बाद में भी गलत हो गया। ठीक है, किसी कोई समस्या भाई? अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए डेवलपमेंट हेडिंग, फॉर ए डेवलपमेंट, सेम क्वेश्चन को पहले कर लें क्या? ये जो क्वेश्चन और आया हुआ है, क्योंकि फिर
दोनों को एक ही जगह करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाना है फिर। क्या बोलते पब्लिक? जो मैक्सिमम चार्ज पर डिले वाला जो दिक्कत हो रहा है अपने भाई को, दूर हो जाना है। ठीक है, इसको भी साथ में कर ही लेते हैं उसी के साथ। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है। तो जब भी जो पूछ रहे थे मैक्सिमम चार्ज पर डिले कैसे निकालना है, तो समझिए। ठीक है, ये तो केस था, इसमें इजी है, लेकिन इन जनरल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना दिया, तो वहां पर भी आपको समझने आना चाहिए कि मान लो आपका होल दे रखा है, आपका होल दे रखा है, कितना होल है ये, जैसे ब्लास्ट पैटर्न है, कितने होल का, 4 दिया, 12 होल का ब्लास्ट पैटर्न है। इस पर हमने डिले नंबर लगाया 1 यहाँ पे लगाया 2 यहाँ पे लगाया हमने 4 फिर 5 और यहां पर हमने लगा दिया 6, यहां तीनों में लगा दिया 7 ठीक है। हर एक होल में हमने कितना चार्ज किया, 10 केजी चार्ज किया। हर होल में 10 केजी हमने चार्ज किया, हर होल में हमने 10 केजी चार्ज किया। तो किसी एक डिले पे मैक्सिमम चार्ज कितना आ रहा है? अगर मैं डिले नंबर 1 का लेके चलूं तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 20 केजी। एक नंबर का जो डिले है वो एट ए टाइम 20 केजी फटेगा। 2 नंबर का जो डिले है एट ए टाइम 10 केजी फटेगा, क्योंकि एक ही बार यूज हुआ है। 3 नंबर का 10 केजी फटेगा, 4 नंबर का 20 केजी फटेगा, 5 नंबर का 20 केजी फटेगा। लेकिन 7 नंबर को जब आप देखेंगे तो एट ए टाइम 7 नंबर 10 गुणित 3 यानी 30 केजी फटेगा। यानी इस पर्टिकुलर ब्लास्ट पैटर्न के लिए मैक्सिमम चार्ज पर डिले कितना होगा सर? 30 केजी होगा। एक तो केस ये हुआ। दूसरा केस और क्या हो सक रहा है कि ब्लास्ट पैटर्न थोड़ी है यार कि हमारे हिसाब से देगा, कुछ और भी दे सक रहा है। किधर गया? हाँ, कुछ और भी दे सक रहा है। क्या दे सक रहा है कि मान लो दे दिया आपको इस तरह के होल दिए, ठीक है, ये होल आपको दिया, और क्या बोल दिया कि जो इसमें 1 नंबर लगाया, इसमें 1 नंबर लगाया, इसमें 2 नंबर लगाया, इसमें 2 नंबर लगाया, इसमें 4 ठीक है, और 5 5 6 6। हर एक डिले को 2 बार यूज किया, हर एक डिले को 2 बार यूज किया, लेकिन चार्ज कंसंट्रेशन हटा दिया। क्या करा, एक नंबर ये जो होल है इसमें 20 केजी चार्ज किया, इसमें 30 केजी चार्ज किया, ठीक है, इसमें भी 20 केजी चार्ज किया, फिर 10 10 10 10 10 10 10 इस तरह से बाकी सब में 10 केजी चार्ज किया। लेकिन एक नंबर का जो डिले था ना सर, पहले होल में 20 केजी चार्ज किया, दूसरे होल में 30 केजी चार्ज किया। तो मैक्सिमम चार्ज पर डिले, मैक्सिमम चार्ज पर डिले इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, 10 धन 30 कितना हो जाएगा, 50 केजी। 50 केजी ये मैक्सिमम चार्ज पर डिले आ जाएगा। सब तो 2 बार यूज हुआ है सर, सब तो 2 बार यूज हुआ है, लेकिन एक नंबर का पर्टिकुलर डिले है ना, वहां पे आपने चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो जो मैक्सिमम आएगा किसी एक डिले नंबर पे उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है जी, बात यहां तक की बातें क्लियर है। यही सारे कंडीशंस है जो आपके एग्जाम में दे सक रहे, इससे ज्यादा नहीं देगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो होल दिया है आपको, ये जो होल है इधर फ्री फेस है हमारा, 1 नंबर का डिले है, 2 नंबर का डिले है, 1 नंबर का डिले है सर, 2 नंबर का डिले है ना। और ये जो डिले है, ये जो 1 नंबर और 2 नंबर का डिले है, उसका कंसेंट्रेशन आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव फर्स्ट रो में कितना है, 500 केजी चार्ज करा है हमने, और सेकंड रो में कितना करा है हमने, 475 केजी हमने चार्ज करा है। मतलब 2 नंबर का जो डिले है सर, उसमें कितना चार्ज करा, टोटल जो एक्सप्लोजिव लगा है 2 नंबर का वो 475 लगा है। तो इस पर्टिकुलर ब्लास्ट के अंदर मैक्सिमम चार्ज कितना आया, 500 केजी आया। यही मैं आपको बता रहा था, नंबर ऑफ डिले तो दोनों ही 4 बार यूज हुआ है, लेकिन एक नंबर का जो डिले उसमें 500 केजी चार्ज हो गया, और 2 नंबर का जो डिले उसमें 475 केजी चार्ज हो गया। तो मैक्सिमम चार्ज क्या निकल के आ जाएगा, मैक्सिमम चार्ज जो निकल के आएगा, कौन सी ईयर का है यार ये, हाँ, मैक्सिमम चार्ज जो है वो निकल के आएगा
2015 का है ना। चार्ज जो निकल गया 500 kg आएगा। क्लियर है जी बात? सर वो लास्ट क्वेश्चन में लॉग वाला आंसर डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा इत्मीनान से, सही आएगा, कुछ गड़बड़ कर रहे होगे। ठीक है, चलो। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, ये इतना समझ में आ गया। अब देखो फिर वही पुराना काम है जो पुराने क्वेश्चन में आप कर रहे थे। केस 1 या सेंसर 1, मतलब बेसिकली सेंसर को एक बार तो रखा है ए पे और दूसरा जो सेंसर रखा है वो रखा है बी पे। दो सेंसर हमने रखा है दो अलग अलग पोजीशन पे, एक रखा है ए पे और दूसरा रखा है बी पे। ठीक है, ए और बी पे रखा है। तो सेंसर ए के लिए, फॉर सेंसर ए के लिए पीपीवी के डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू के पावर -n mm पर सेकेंड। ठीक है, तो सेंसर ए के लिए जो दिया है, ए पॉइंट पे कितना दिया है पीपीवी, 18 mm पर सेकेंड दिया है, 18 mm पर सेकेंड दिया है। के रख दीजिए। और डी डिस्टेंस, सेंसर ए का डिस्टेंस कितना है ये ध्यान दीजिएगा। सेंसर ए जो कितने डिस्टेंस पे है, यहां से यहां फ्री फेस से ये जो डिस्टेंस है 200 मीटर है, लेकिन हमको लाइन जो फर्स्ट रो है वहां से डिस्टेंस लेना है। फर्स्ट रो वहां से डिस्टेंस लेना है, तो 200 में आप 4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 196 मीटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू जो मैक्सिमम चार्ज पर डिले कितना हो जाएगा 500 kg के पावर n। ये हो गया इक्वेशन 1 फॉर सेंसर बी। फॉर सेंसर बी कितना आएगा, 10 दिया है के। हाँ, सेंसर बी के लिए जब आप देखेंगे तो सेंसर बी ये 200 मीटर तो ही है सर, 50 मीटर और आगे बढ़ा दिए तो 250 मीटर में 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 250 में 4 तो 46, 246 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 500 के पावर -n। ये इक्वेशन 2 आ गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, आपका k और n निकल आएगा। इतना तो मैं भरोसा करके चल सक रहा हूं भाई, आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं, कि ये इक्वेशन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे k कट जाएगा, n निकल आएगा, और फिर किसी एक में आप n का वैल्यू रख देंगे, k निकल आएगा। ठीक है, आंसर जो इसका आएगा वो आएगा, n आएगा 2.586 और k जो आएगा वो 823 आएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, बना लेंगे। समझने में कोई ज्यादा बच्चों वाला काम है यार, आपको समझने का काम क्या था, ये क्यों रख रहे हैं, ये क्यों रख रहे हैं, ये मेरा बताने का काम था। अब ये सॉल्व करने का काम आराम से हो सक रहा है, अगर कोई 8वीं 10वीं का बच्चा होगा वो भी कर लेगा। ठीक है जी बात, आगे देखो। ठीक है, तो ये हमने एक साथ में दोनों प्रॉब्लम कर लिया, तो मेरे ख्याल से डाउट सारा क्लियर हो गया होगा। अभी वापस से आते हैं अपने कौन सी ईयर पे पहुंचे थे गुरु, ये हो गया था नहीं होता, यहां पे पहुंचा था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीड बहुत स्लो है क्या यार मेरा, मैक्सिमम चार्ज पर डिले ही रखेंगे के वैल्यू के लिए। के वैल्यू के लिए नहीं यार, पीपीवी का जो फॉर्मूला है उसमें मैक्सिमम चार्ज पर डिले रखना है। 2 इक्वेशन बना, अब वहां से के और बी आपको निकालना है, या जो एन है वो निकालना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखिए। फॉर अ डेवलपमेंट हेडिंग द ब्लास्टिंग पैरामीटर्स आर, क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है 6 क्रॉस 5 मीटर, फिर टोटल नंबर ऑफ होल 72 मीटर 72, नंबर ऑफ ट्रिमर होल 30, डेप्थ ऑफ ईच होल 3.5 मीटर, चार्ज पर होल एक्सेप्ट ट्रिमर 3.5 kg, चार्ज पर ट्रिमर होल 1.8 kg, पुल पर राउंड 90% ऑफ द होल, फिर पाउडर फैक्टर ऑफ द डेवलपमेंट राउंड इन मीटर क्यूब पर kg इज। ठीक है, पाउडर फैक्टर निकालना है।
पीएफ आपको निकालना है, मीटर के ऊपर के जी बोला, मतलब ऊपर में आपका मटेरियल आ जाएगा, ब्लास्टेड मटेरियल, और नीचे में आ जाएगा एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव आ जाएगा। ठीक है, तो मटेरियल ब्लास्टेड निकालने के लिए हाँ डायरेक्ट कर लें, अब इतना तो समझदारी आ गया होगा कि डायरेक्ट कर सक रहे हैं। ठीक है, तो मटेरियल ब्लास्टेड निकालने के लिए क्रॉस सेक्शन दे रखा है आपको 6 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब पुल भी निकालना पड़ेगा। पुल कितना आएगा बोला है, देखिए पुल पर राउंड, मतलब बेसिकली जब आप क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, ये आपका गैलरी है, तो गैलरी में एक तो हाइट, एक तो विड्थ, और ये पुल कि कितना खिंचा रहा है वो भी तो लेना पड़ेगा, तब जाके आप वॉल्यूम निकालेंगे, तब जाके आप वॉल्यूम निकालेंगे कितना वॉल्यूम जो है माल टूट रहा है। ठीक है, तो पुल कितना बोला है, होल डेप्थ, होल डेप्थ जितना भी है उसका कितना मीटर, 90% पुल आ रहा है। होल डेप्थ कितना है, 3.5 मीटर है, तो पुल कितना आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, ये आपका पुल आ गया। अब नीचे में एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव कैसे निकालेंगे, एक्सप्लोजिव ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लोजिव कंजप्शन निकालने के लिए आपको दे रखा है कि चार्ज पर होल एक्सेप्ट ट्रिमर कितना 3.5 kg, और ट्रिमर होल पे कितना 1.8 kg। ट्रिमर होल कितना है, नंबर ऑफ ट्रिमर होल 30, यानी ये जो 72 है ना सर, 72 में से ट्रिमर जो होल है, ट्रिमर जो होल है वो कितना है 30 है, यानी उसके अलावा नॉन ट्रिमर जो होल है वो कितना है 42 है। नॉन ट्रिमर जो होल है वो कितना है, दिख रहा है ना यार, नॉन ट्रिमर जो होल है वो कितना है 42 है। तो जो ट्रिमर होल है उसमें कितना चार्ज करना है, चार्ज पर ट्रिमर होल है ना, ट्रिमर होल कितना है, हाँ चार्ज पर ट्रिमर 1.8 kg चार्ज करना है, और उसके अलावा जो बाकी के है उसमें कितना करना है 3.5 kg चार्ज करना है। दोनों को प्लस कर दीजिए, जो भी आएगा उसको लिख लीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ रहा है करके बताओ फटाक से यार, चलो कर लेंगे, देखना भी तो पड़ेगा ना आंसर कितना आएगा। कौन सी ईयर का है, हाँ 20 का है ना, हाँ ठीक है, तो वो जो आप करेंगे 201 आएगा, कोई निकाला, सब लुल बैठे हो क्या जी, ये जो आएगा उसको जब आप ऐड करेंगे आएगा 201। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 0.47 मीटर क्यूब पर केजी। बताइए किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या है भाई समझने में, अगला क्वेश्चन देखें, ये हमने देख लिया था, इसको देखिए, ठीक है, अगला देखिए क्या बोला है, डेटा रिलेटेड टू, एक मिनट यार पानी पी लेता हूं भाई, सॉल्व कीजिए तब तक आप लोग। हाँ, data related to explosive and blast hole are given below, assuming 1 kilocalorie to be 4.2 kilojoule, the power of explosive in gigawatt in blast hole। ठीक है, डायमीटर ऑफ बोर होल आपको दे रखा है, चार्ज लेंथ दे रखा है, डेंसिटी ऑफ एनएफओ दे रखा है, हीट ऑफ एक्सप्लोजन दे रखा है, वीओडी दे रखा है, इनिशिएशन दे रखा है, डेटा बहुत सारा दे रखा है, यूज पूरा होगा नहीं, सॉल्व कीजिए, एक्सप्लोजन निकाल लीजिए। सर मेरा आंसर रॉन्ग आया, प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए, चलना यार देख लेना ना भाई, ऐसे बाकी लोग का सही आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो तो टाइम, क्योंकि ना टाइम बहुत जाएगा एक एक क्वेश्चन पे, अगर चीजें समझ में नहीं आए तो दोबारा मैं करवाऊंगा, लेकिन आंसर रॉन्ग हो रहा है मतलब आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है,
बाकी सब भी गलत करते हैं, मतलब मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था, ऐसा है। तो देख लीजिएगा फुर्सत में, समझ में नहीं आया तो रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन है यार, टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है, वैसे ही बहुत टाइम ले रहा हूँ। कौन सा था 2019 का? ठीक है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें सेम काम है जो हम पुराने में जो करते थे। एक्सप्लोजिव का आप वेट निकाल लीजिए। जब आप एक्सप्लोजिव का वेट निकाल लेंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, इसके डेंसिटी को। डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप एक्सप्लोजिव को केजी में निकाल लिया। एक्सप्लोजिव कितना यूज हो रहा है उसको आपने केजी में निकाल लिया। फिर हीट ऑफ एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन से कितना हीट जनरेट हो रहा है, तो जब आप ग्राम में निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैलोरी में आपका हीट आपने निकाल लिया। जब हीट आपने निकाला तो इस कैलोरी को कन्वर्ट करने का तरीका आपको दे रखा है कितना, 4.2 किलो जूल। ये बेसिकली आपका एनर्जी आ गया। तो आपको काम पूछा है पावर, तो पावर जब पूछा है तो जो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम ये पावर होता है। तो प्रोसीजर थोड़ा लंबा है लेकिन तरीका आराम से हो सक रहा है। सर ट्रिमर होल बता दीजिए एक बार। ट्रिमर होल मतलब यार देखिए, ब्लास्टिंग जो आप करते हैं ना, इसके अंदर में एक तो होता है आपका कट होल, जो इनिशियल ब्लास्ट होता है या इनिशियल जो डिले होता है वो कट होल हो गया। उसके बाद जो आता है आपका ईजर होल, उसके बाद आता है ट्रिमर होल जो बेसिकली आपका क्या करता है, उसके बाद आता है ट्रिमर होल, देन आता है फिर ड्रेसर होल। ड्रेसर होल, तो ये नाम देके रखा है कि एक तो आपको फ्री फेस बनाने का काम कट होल किया, उसके बाद जो फटेगा वो ईजर होल, उसके बाद जो फटेगा वो ट्रिमर होल, और लास्ट में जो फटेगा वो ड्रेसर होल। तो ऐसा याद रखिए, आपके जो क्वेश्चन है उसमें इतना नीड नहीं है, जो दे रखा है उतने का हमने कर लिया। क्लियर है जी बात? ठीक है, चलो देखो फिर टॉपिक से डेविएट हो जा रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, एक्सप्लोजिव किसी का आंसर आ भी गया, 432 गीगावाट। सही है, करेक्ट आंसर है। तो पहले तो आप एक्सप्लोजिव क्वांटिटी कितना यूज हो रहा है उसको निकाल लीजिए। एक्सप्लोजिव क्वांटिटी वही पुराना तरीका है, पाई/4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, हाँ, चार्ज लेंथ, ठीक है, पाई/4, दिख रहा है ना, डी कितना है 0.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज लेंथ कितना है 8 मीटर। जब आप इसे निकालेंगे, तो कितना आएगा, मेरे पास आ रखा है, आपके पास भी आना चाहिए। कितना आएगा, ठीक है, जो भी आएगा देख लीजिएगा। और ये आएगा मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में। अब अगर उसमें आप डेंसिटी को ध्यान दीजिएगा, इस डेंसिटी जो दे रखा है एनएफओ का, अगर डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, अगर मैं उसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहूं, केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहूं तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली एनएफओ का डेंसिटी अगर मैं केजी पर मीटर क्यूब में लिखना चाहूं तो कितना होगा, 800 केजी पर मीटर क्यूब, ये एनएफओ का डेंसिटी हो जाएगा। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए डेंसिटी ऑफ एनएफओ 800, और जब आप इसे निकालेंगे तो आपने एक्सप्लोजिव का क्वांटिटी निकाल लिया केजी में, जो कि आया है 200.96 केजी। ये एक्सप्लोजिव का क्वांटिटी आ गया, एक्सप्लोजिव का क्वांटिटी आ गया। अब देखो हीट ऑफ एक्सप्लोजन, इस पर्टिकुलर एक्सप्लोजन के अंदर में हीट जो जनरेट होता है, हीट जो जनरेट होता है वो कितना है, 912 कैलोरी पर ग्राम। 912 कैलोरी पर ग्राम हीट जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ठीक है जी बात। कितना हीट जनरेट होता है, 912 कैलोरी पर केजी। एक केजी आपका इतना आया, क्या कुछ गड़बड़ कर रहे हो क्या गुरु?
ठीक है, ये तो करेक्ट है, यहाँ भी करेक्ट है, हाँ ठीक है। हीट ऑफ एक्सप्लोजन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में 912 कैलोरी, तो 200.96 केजी में कितना हो जाएगा, 912 गुणित 1000, 1 ग्राम में जब 912 हो रहा है तो केजी में कितना होगा, इतना हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा कैलोरी। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किलो कैलोरी में, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किलो कैलोरी में तो 1000 से डिवाइड भी हो जाएगा। अगर मैं इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहूं, देख लीजिएगा, ठीक है। ये आ रहा है, ये आ रहा है आपका निकल के, नहीं आया है, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, है ना। ये जो भी आएगा देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, 912 मल्टीप्लाइड बाय दिस। अगला देखिए, अगला क्या बोला है, बस एक एक करके बढ़ते चले जा रहे हैं। एक किलो कैलोरी जो भी आएगा ये किस में आएगा, यूनिट किलो कैलोरी में आएगा। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू कितना बोला है, 4.2 किलो जूल। तो जो भी आएगा उसको हम किलो जूल में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो इसी में 4.2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी में 4.2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आएगा वो किस में आएगा, किलो जूल में आएगा। तो जो आ रखा है मेरे पास वो आया है 97 किलो जूल ये आ रखा है। किलो जूल होगा या जूल होगा देख लीजिएगा, यूनिट को लिखने में कुछ गड़बड़ हो सक रहा है, ठीक है। अब इतना समझ में आया, प्रोसीजर समझ में आना चाहिए एक्चुअली यार, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया सर, हीट निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया, हीट निकल के आ गया। हमको निकालने क्या बोला है क्वेश्चन में, पावर निकालने बोला है। क्या बोला है, पावर ही बोला ना, हाँ पावर बोला है, ठीक है। तो पावर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये टाइम और निकालना पड़ेगा आपको, लग रहा होगा भाई, लेकिन चीजें आपको क्लियर कट सामने से दिख रहा है सब, है ना। टाइम निकालना है, देखो वीओडी आपको दे रखा है, वीओडी आपको दे रखा है, वीओडी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या हुआ आपका, होल का लेंथ, होल का लेंथ, ठीक है, या चार्ज का लेंथ जो भी बोलिए, ठीक है। तो वीओडी कितना हो गया, दिस 4500, डिस्टेंस कितना है 8 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम आप निकाल लेंगे 4500 डिवाइडेड बाय 8, 4500 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका निकल आया क्या, पावर 769757184 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 8500, 8 ऊपर चला जाएगा दिस। गड़बड़ है, उल्टा कर दिए, नहीं उल्टा कर दिए। एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर डिवाइडेड बाय टाइम होता है, ठीक है। हमको निकालने क्या बोला है, पावर बोला है, तो एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे कर रहे हो गुरु, क्वेश्चन लंबा देख के पटांग हो जा रहा है क्या। टाइम, यहाँ टाइम जो है ये उल्टा कर रहे हो ना, टी नीचे है आपका, ये जो आएगा वो 8 डिवाइडेड बाय 4500 रहेगा, तो ये जो होगा ये ऊपर आएगा 4500 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेंगे, हाँ उल्टा कर दिए थे, आगे सॉल्व कर लेंगे। जो आएगा उसको क्या कर दीजिएगा, गीगावाट, जो आएगा वो वाट में आएगा, एक्चुअली वाट में आएगा, तो 10 टू द पावर 9 से डिवाइड कर दीजिएगा तो गीगावाट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोसीजर ये है, आपको जब पेन कॉपी में सॉल्व करेंगे मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा टाइम लगने वाला है, आराम से आप कर सक रहे हैं। किसी को समस्या है आगे सॉल्व करने में, कैलकुलेट ही करना है। बाकी क्या करा हमने सर, एक्सप्लोजिव का वॉल्यूम निकाला, ये किस में निकल के आया, केजी में निकल के आया। केजी में जब निकल के आया तो हमको एक चीज समझ में आया कि क्या कर सक रहे हैं, जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है डेंसिटी, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया केजी पर मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, है ना।
तो उसको मल्टीप्लाई करके एक्चुअली केजी में यहां निकाल लिया। अब जब केजी में निकल के आया तो हीट हमको दे रखा था कैलोरी पर ग्राम, तो 1 ग्राम पे कितना हीट जनरेट हो रहा है वो हमको दे रखा था। तो 1000 ग्राम पे कितना होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय 1000 हमने कर दिया, तो उतना कैलोरी निकल के आया। अगर किलो कैलोरी करना है तो 1000 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये हीट हमारा निकल के आया किलो कैलोरी में। अब ये जो 1 किलो कैलोरी है उसको कन्वर्ट करने का भी आपको दे रखा है, 1 किलो कैलोरी को कन्वर्ट करने का आपको दे रखा है 4.2 किलो जूल, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो आया वो किलो जूल में आया होगा, ये जूल में आया होगा, देख लीजिएगा यूनिट को, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये जो जूल में आया, जूल बेसिकली क्या हुआ, एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। जूल पर सेकंड जब आप कर देंगे तो ये पावर का यूनिट हो गया या वाट हो गया, जूल पर सेकंड, ठीक है। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम जब हमने करा तो हमारा पावर निकल आया। टाइम हमको दिया नहीं था तो टाइम निकालने के लिए हमने वीओडी को यूटिलाइज कर लिया। ये पूरा प्रोसीजर है, तो एक बार आप खुद से भी सॉल्व कर लीजिएगा, बनना चाहिए क्वेश्चन आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, काम का चीज क्या था इसमें, एक्सप्लोजिव का क्वांटिटी निकालना। एक्सप्लोजिव क्वांटिटी जो हमने पुराना सीख रखा है, बाकी जो जो चीजें दिया है बस उसको लिखते चले गए, काम हो गया हमारा। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, ट्राइकॉन रोलर बिट किसमें यूज होता है, ट्राइकॉन रोलर बिट जो होता है वो रोटरी रोलर, ट्राइकॉन रोलर बिट इज अ टाइप ऑफ रोटरी रोलर बिट का टाइप है, ठीक है। देख चुके हैं चीज। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन, इन ए बोर्ड इन पिलर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट 6 हेडिंग्स ड्रिवन अलोंग द स्ट्राइक डायरेक्शन आर सराउंडेड बाय पैनल बैरियर on the deep and right side, maximum possible number of hits for this panel is। देखो 18 को हम लास्ट करते हैं आज का, मुझे लग रहा था यार एक दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जैसा चल रहे हैं 1.5 घंटा निकलने को है और हमारा 2 घंटा होने को है, 18 तक ही पहुंच पाए, तो कल देखेंगे बाकी का, ठीक है। इसको देख लेते हैं इस साल का, बस ड्यूटी भी जाना है ना भाई मुझे। चलो देखिए क्या बोला है, इस क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा ना, कई सारे लोगों को कंफ्यूजन है, वो सारा कंफ्यूजन आज दूर कर देंगे। ठीक है, तो एक बोर्ड इन पिलर पैनल है जिसके अंदर में 6 हेडिंग है। एक बोर्ड इन पिलर पैनल है सर जिसके अंदर में 6 हेडिंग है। हेडिंग क्या होता है, जहां से हवा अंदर जाता है या बाहर आता है, या मैन पावर अंदर जाता है बाहर आता है। चलो हेडिंग बना लेते हैं। छह हेडिंग हो गया, क्लियर है। हाँ वो फॉर्मूला तो बताऊंगा मैं, वो फॉर्मूला आता कहां से है वो अपन समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया तो फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्लियर है। ये पिलर है, सॉलिड पिलर है, और इधर पैनल बैरियर है, ठीक है जी बात, पैनल बैरियर है। अब बोला क्या है कि 6 हेडिंग अगर है तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फेस, फेस मतलब क्या होता है, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी गैलरी या एनी डिस्ट्रिक्ट, या जो किसी माइंस के अंदर में जो मूविंग फ्रंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, जहां पर बेसिकली प्रोडक्शन का काम हो रहा है, बाकी सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो अगर 6 हेडिंग चलेगा तो कितना फ्रंट हो सकता है, देखिए आप एक तो सामने चला सकते हैं, है ना। आप क्या कर सक रहे हैं, एक तो सामने चला सक रहे हैं, सामने में ब्लास्टिंग कर सक रहे हैं, जो भी बाकी सारा काम कर सक रहे हैं। एक साइड में कर सकते हैं, ये जो पिलर है उसका आधे को खा सकते हैं, ठीक है, साइड में कर सकते हैं। जब सेकंड हेडिंग से बात करेंगे, सामने चला सकते हैं, इधर साइड चला सकते हैं, इधर भी साइड चला सकते हैं, ठीक है। और जब थर्ड हेडिंग से बात करेंगे, थर्ड हेडिंग में सेम है, इधर चला सक रहे, इधर चला सक रहे, इधर चला सक रहे। फोर्थ में इधर चला सक रहे, इधर चला सक रहे, सामने चला सक रहे। 5 में, 6 में, हाँ 6 में फिर जब आएंगे
तो 6 में आपका क्या होगा, इधर पैनल बैरियर है, पैनल बैरियर में आप ब्लास्टिंग का काम या बाकी सारा जो काम है वो नहीं करेंगे, ये फिक्स है इधर का। तो या सामने चला सक रहे हैं या साइड में चला सक रहे हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? ये जो पर्टिकुलर केस है उसमें क्या कर सक रहे हैं, इस पिलर में भी आप जो भी ब्लास्टिंग का काम कर सक रहे हैं, साइड में भी कर सक रहे हैं, फ्रंट में कर सक रहे हैं। अब इसी चीज को अब आप निकाल के जब आएंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस, समझ रहे क्या? हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस अवेलेबल इन एन हेडिंग, एन मत लिखिए, एच हेडिंग इज इक्वल टू, अब हम इसी को अगर फॉर्मूले के टर्म में लिखना चाहे तो क्या कर सकते हैं सर, 6 हेडिंग था, मतलब 6 तिया 18 3H, लेकिन ये जो दो बैरियर पिलर था उसमें हम ब्लास्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस निकालने का तरीका हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस निकालने का। फॉर्मूला जो लिखा रहा है 2n-1 वो गलत है, ठीक है। 2 तो घटाना पड़ेगा ना यार, क्यों घटाना पड़ेगा, इस चीज को बताने के लिए इतना टाइम ले रहा हूं मैं, क्योंकि अभी कंफ्यूजन का स्कोप ही ना रहे, दोबारा से मुझे कोई कुछ भी ना करे, क्योंकि फिर एक एक में गलत गलत फॉर्मूला दे रखा है, लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर आपने कुछ और बताया, इसमें कुछ और दे रखा है, कौन सही है, आप सही कि एक एक सही है, कौन सही है, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट से समझ सक रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 3H-2 हो जाएगा, 3H क्या हुआ, तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और इधर नहीं चल रहा है तो उसको हमने माइनस कर दिया। मिनिमम नंबर ऑफ फेस, और एच हेडिंग, मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, जितना हेडिंग है कम से कम उतना तो अवेलेबल रहेगा ही, अगर आप पिलर को नहीं छेड़ना चाह रहे, कि आप साइड में नहीं चलाना चाह रहे किसी भी साइड में, तो जो सामने है, सामने तो रहेगा ही रहेगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ फेस किसी भी हालत में, मिनिमम नंबर ऑफ फेस किसी भी हालत में कितना रहेगा, एच रहेगा। मिनिमम नंबर ऑफ फेस कितना रहेगा, एच रहेगा। एवरेज नंबर ऑफ फेस, ठीक है, कितना हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस प्लस मिनिमम नंबर ऑफ फेस डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम कितना था, 3H-2, मिनिमम कितना है, H है, डिवाइडेड बाय 2। आगे जब करेंगे कितना हो जाएगा, 4H-2 डिवाइडेड बाय 2, यानी जब आप एवरेज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2H-1। समझ में आया, ठीक है राज, मिनिमम का केस भी बता दिया आपको, मिनिमम में एच रहेगा, एवरेज करना है, मैक्स प्लस मिन डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया, तीनों ही केस हो गया। अब हमको इस क्वेश्चन में दिया कितना, पूछा क्या था, मैक्सिमम के लिए बोला था, तो मैक्सिमम क्या है, 3H-2 यानी 6 गुणित 3 ऋण 2 यानी 6×18 ऋण 2 यानी 16 हमारा आंसर होगा। क्लियर है जी बात, कोई भाई बंधु जिसको नहीं समझ में आया होगा तो बता सक रहे हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉलोइंग फिगर shows the designed blast pattern of a bench, the explosive column charged at, नहीं दिख रहा होगा,